अच्छा 11 बजे ठीक है। नहीं 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 यार मैंने कुछ नहीं करता, मैं तेरी कोई डिलीट या कोई पोस्ट नहीं करता। तुमने कॉपी कर लेना। नहीं माइंड कर रहे यार दे दे, सीरियल ट्रांसफर कर लूं, वेला ही बैठा हूं मैं। दे देता हूँ यार। वो यार जब फारिग होती है ना तस्वीरें फिर भी कहते हैं कि मैं अभी कब देगा तू बता। अच्छा जी, कैन यू प्लीज एड्रेस, ओके सही 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 सही। अच्छा ये हो गया। और अब ईमेल, चलो वीज़ा भी आ गई है। अच्छा मुझे एक सेकंड इसको लिखने तो बैड। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा, कैसी हैं आप? लो अब यार प्लीज सारे इज़ा को गाइड करो कि साउंड सिस्टम उसको कैसे चेक करना है। इसे आपको आवाज आ रही है? उसको नहीं आ रही, उसे कॉल करो और उसे बताओ कि आवाज आ रही है सेटिंग्स तो में। सर हिलाएं। नहीं आ रही ना? अच्छा नहीं आ रही। मिर्जा कहता है प्लीज यार कॉल करके सेटिंग्स का बता दो कि सेकंड सेटिंग्स में जाके साउंड किस तरह स्पीकर्स और रिजवान भाई आप बताएं ना, आपकी किस तरह वो साउंड वगैरह आई है तो उस तरह से बता दो। यार सेटिंग्स के अंदर ना जाके आप साउंड को और माइक्रोफोन को सिलेक्ट करते हो कि कौन सा सिलेक्ट करना है, तो वो लैपटॉप से का स्पीकर और लैपटॉप के माइक्रोफोन एडजस्ट करने हैं। अच्छा इसमें नंबर ही नहीं है। अच्छा वो यहाँ पे ये मेरे पास है। शिट ये बड़ी अच्छी यार। फिलहाल तुम शर्मा क्यों रहे हो यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। भाइयों आप सब ऑनलाइन हो? लेट्स बी प्रोफेशनल यार। हेलो हाँ जी, इधर वो आपको आवाज नहीं आ रही? आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं इधर नहीं, इधर गूगल गूगल पर यार जिसके पार्टनर में बैठे होते कहते केस आप बोलो ना, लेकिन आपकी नहीं आ रही। आपको आवाज आ रही है? वो हाँ वो है। अच्छा नहीं रिजवान भाई किस तरह सेट करनी है आवाज? यार राइट साइड के ऊपर सेटिंग्स की ऑप्शन है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो वहां से आपको क्या कहते हैं वेबकैम, माइक्रोफोन और स्पीकर्स तीनों की सेपरेट ऑप्शंस आ जाएंगी, तो वहां से आपने सिलेक्ट करना है कि माइक्रोफोन और स्पीकर्स लैपटॉप के हों। ठीक है, मतलब राइट साइड पे रिजवान भाई कह रहे हैं ऑप्शन है माइक्रोफोन और सेटिंग्स की ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। सेटिंग्स की, तो उसमें इन सारी चीजों की है ऑप्शन, तो उसमें जाके एडजस्ट करो लैपटॉप। अच्छा भाई मैंने, अगर आप लोग देखना चाहते हो, वैसे अभी हम जो भी इस वक्त पार्टिसिपेंट्स हैं ना, जो हम लोग सामने बैठे हो, तो कोशिश करो वो यूट्यूब का लिंक ना खोलना, उस पर आप लाइव सारे आ रहे हो, ठीक है? जो मैंने भी लिंक भेजा चैट पे, और मैं आखिरी दफ़ा लिख रहा हूँ कि क्लिक ऑन सेटिंग्स इन द राइट टॉप एंड शिफ्ट। अच्छा भाई चलो यार बारी बारी सारे अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दो। सबसे पहले ये जो इस वक्त अलबामा में शहजादे बैठे ना, वो शुरू हो जाए। आई एम रेहान अहमद तारिक। उर्दू में इस वक्त हमारे पास अंग्रेजों वाले विजिटर्स कोई नहीं है, सारे उर्दू के बंदे। और हमने अभी ग्रेजुएट किया है 2012। यार फाहद प्लीज पीछे से खामोशी करा दो, बिल्कुल सबको बोलो बिल्कुल बंद कर दें यार, सारे चुप कर रहे हो भाई। और इस टाइम हम 4 लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं और हमारे पास एक्चुअली एक ही लैपटॉप है, सो वी अपोलोजाइज फॉर दैट। आई एम रेहान, ये बिलाल है और वो समीर है। समीर अस्सलाम वालेकुम समीर। और ये फहद है। I'm फहद। अस्सलाम वालेकुम। आप सब 2012 के ग्रेजुएट्स हो? जी अच्छा तो अच्छा आप उसामा की क्लास फेलो सारे, राइट? जी अच्छा, और सारे अलबामा में एक्टिव कर रहे हो? जी, हम सारे यूनिवर्सिटी ऑफ अलabama में हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं सारे। अच्छा अच्छा चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात। और पांडे से मुलाकात होती है सबकी? हाँ पांडे हो जाती है, उनसे मुलाकात होती है। चलो यार पांडा नहीं कहना चाहिए, हम लाइव है याद से। अच्छा चलो रिजवान आप इंट्रोड्यूस करो। हाँ मेरा नाम रिजवान अहमद खान है, मैं के का मार्च 2012 का ग्रेजुएट हूँ और
मैंने स्टेप 2 CS दिया था इन जुलाई 2012 और नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर स्टेप 1 राइट नाउ। माशाल्लाह आपका मुझे सीएस की पोस्ट थी ना यार, वो बहुत अच्छी थी, उससे काफी लोगों को फायदा हुआ। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन, मैं 2009 के ग्रेजुएट हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जिन जिन जूनियर्स को कहीं में हम गाइड कर सकें, हेल्प कर सकें, हम कर रहे हैं। और इज़ा की आवाज़ अभी तक शुरू हुई है कि नहीं हुई? इज़ा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा करें कि हाँ आप सुनती रहो, लेकिन अपना साउंड सिस्टम जाके सेटिंग्स में चेक करो, जब आपका माइक ठीक हो जाए आप बोलना शुरू कर देना, हमें पता लग जाएगा, तब तक हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा हाँ जी शहजादो, फहद साहब एंड पार्टी, आप लोग बारी बारी 1 बाय 1 अपने क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। अच्छा रिजवान भाई, सॉरी उमर भाई, मेरा क्वेश्चन है कि if like we want to participate in the next match जो नेक्स्ट साल का 2014 का, तो हमने कब तक अपने सारे पेपर सारे क्लियर करने होंगे ताकि हम पेपर उस से आपका क्या मतलब है? मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 CS और स्टेप 2 PK कब तक हम दे सकते हैं लास्ट डेट कि हम अगले मैच में पार्टिसिपेट कर सकें? अभी तक आपने कितना दिया हुआ है? अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं दिया। यार देखो, एक बात बताऊं पहले, जस्ट टू लेट यू नो, ठीक है, आइडियली बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि आपके सारे एग्जाम इंक्लूडिंग स्टेप 3, ठीक है, वो एक आइडियल सिचुएशन है। मेरा ख्याल है मेज़ा की आवाज आ रही है। इज़ा, आप बोलो कुछ, पता नहीं, मुझे लगा था कि एक्स्ट्रा साउंड ऐड हुई है। अच्छा नहीं हो तो यार, आइडियली तो बेहतर ये है कि आपके स्टेप 1 2 सीके स्टेप 3 का भी रिजल्ट आना चाहिए, बट दैट्स एन आइडियल सिचुएशन। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टेप 3 करके भी मैच अनमैच जाते हैं, ठीक है। और दैट बीइंग सेड, अब मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। मेरा इस साल आपको पता है कि मेरा सबका रेडियोलॉजी में मेरा मैच हुआ है प्रीलिम सर्जरी में, ठीक है। अब आप लोगों को एक शॉक देता हूँ कि मैंने अपना सीके नवंबर में दिया था, ठीक है। तो मैंने खाली स्टेप 1 और CS की बेसिस पे अप्लाई किया था, और मैंने सीके थोड़ा, मैं अपनी रिसर्च में बिजी रहा था, मैं दे नहीं सका था, मैंने नवंबर में दिया, और स्टेप 3 मैंने अभी तक नहीं दिया, समझ रहे हो। तो जस्ट टू लेट यू नो कि यू आर नॉट लिविंग इन एन आइडियल वर्ल्ड। जरूरी नहीं है कि यार अच्छा मैंने सीके नहीं दिया तो मैंने अप्लाई नहीं करना, थोड़ा सा अपना चांस अवेल कर सकते हो। एलिजिबल होने के लिए आपने एक भी USMLE दिया हुआ है, टू बी एलिजिबल आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको उसके जो है ना इंटरव्यू कॉल्स कम आएंगे, डेफिनेटली कम आएंगे। अब यही मैं अगले साल अप्लाई करता तो शायद मुझे ज्यादा इंटरव्यूज आते, ज्यादा अच्छी जगहों से आते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं अगले साल अप्लाई करता तो मैं अपना 1 साल जाया करता। शायद एक अच्छी जगह पे, एक बेहतर जगह पे मेरे सारे एग्जाम्स होते, मैं ECFMG सर्टिफाइड होता। लेकिन देखो, जस्ट टू लेट यू नो कि आप खाली स्टेप 1 की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो। खाली स्टेप 1 और मतलब स्टेप 1 और CS या स्टेप 1 और CK की बेसिस पे अप्लाई करो, मैच हो सकते हो, ठीक है। हुए हैं, इस साल भी हुए हैं और हर साल होते हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ लोगों को, मैं खुद इस तरह मैच हूँ। लेकिन बेस्ट ये है कि आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपके सारे रिजल्ट्स 15 सितंबर तक आ जाएं और आप ECFMG सर्टिफाइड भी 15 सितंबर तक हो जाओ। लेकिन दैट बीइंग सेड, अगर आपका 15 अक्टूबर 15 नवंबर भी चले गया ना, तो ये नहीं है कि आपका मैच नहीं होगा, पर ये जरूर है कि शायद आपको इंटरव्यू कॉल्स कम आए, उनकी वजह से अनमैच जा दो, या आपको ज्यादा अच्छी जगहों से इंटरव्यू कॉल्स आए। समझ रहे हो बात को? तो मतलब 15 सितंबर तक ECFMG सर्टिफाइड होने का मतलब है कि आप अपना लास्ट पेपर कब देंगे? इससे 2 महीने पहले, 1 महीने पहले? आपका ये नहीं यार, CS का रिजल्ट 2 महीने 1.5 महीने वेरिएबल होता है। CS का रिजल्ट 1 से 2 महीने बाद आता है, कभी बार 2.5 भी लग जाते हैं। और जो स्टेप 1 का है वो 3 हफ्ते बाद, स्टेप 1 और CK का। तो आप स्टेप 1 और CK अगर आप देना है, आपका आखिरी पेपर स्टेप 1 और CK, तो आपको अगस्त के एंड तक दे देना चाहिए। और अगर आप CS दे रहे हो तो आइडियली CS की ना होता है, ऑनलाइन जाके आप देखना, स्कोर रिपोर्टिंग होती है। जो स्कोर रिपोर्टिंग होती है वो एक फिक्स्ड 2-2 3-3 महीनों के टुकड़ों में होती है, ठीक है। अगर आपकी स्कोर रिपोर्टिंग एक 9 अगस्त को हो रही है और उसके अगली 12 अक्टूबर को हो रही है, तो ऑब्वियसली 9 अगस्त वाले जो टाइम पीरियड में आप CS दो। समझ आ गई बात को? अच्छा सॉरी उमर भाई, एक और क्वेश्चन है कि सॉरी नहीं कहना, जितने मर्जी क्वेश्चंस कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, शर्मिंदा नहीं होना, पूछो। मैच में अप्लाई करते हैं और उसमें नहीं होता अगर अप्लाई, क्योंकि फर्ज करें हमने लेट अप्लाई किया है या हम उस टाइम ECFMG सर्टिफाइड नहीं, हमें कम कॉल्स आई और उस मैच में हमें मिला रेजिडेंसी। तो अगर हम अगले मैच
में अप्लाई करते हैं तो वो डेफिनेटली रिकॉर्ड में तो आता है ना कि इसे पिछले मैच में नहीं मिली, या इससे यार कोई फर्क पता है नहीं? क्या, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता वो आप एक मेरा बहुत। क्वेश्चन समझिए ना, मैं क्या जी कहना जी मैं चाह समझ गया हूँ कि आप अगर रिपीट कैंडिडेट है और आपके फाइल में आया हुआ है कि आप एक रिपीट कैंडिडेट है तो उसका कितना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, राइट? एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है रहा हूँ। आपका। इससे कि बंदा हाफ मतलब अप्लाई कर दें, या इससे बेहतर है कि बंदा अपनी क्वालिफिकेशंस पूरी करे और फिर अगली मैच? ऑब्वियसली बेस्ट ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिस्क टेकर हूँ पर्सनली। मैं अपने लिए मैंने किया था, मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि यार एक साल बहुत बड़ी चीज है, अगर बचता है तो क्या ट्राई कर दो, बहुत ज्यादा जगहों पे एप्लीकेशन ना भेजो, सिर्फ 20-40 जगहों पे भेज दो। $400-500 का एक छोटा सा जुआ खेल लो कि चलो यार मिल गई, नहीं मिली ना सही। नहीं, लेकिन अगर नहीं मिलती तो फिर वो आपके रिकॉर्ड में भी नहीं आ जाता, और और नेक्स्ट टाइम आप? हाँ हाँ, आपका क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि अगर आप एक रिपीट कैंडिडेट हो और एक फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपका कितना डिफरेंस पड़ता है सीवी में। दूसरी मेरा दफा नहीं मैं? ख्याल ये, हाँ मेरा नहीं ख्याल ये इतना बड़ी चीज है। ज्यादातर रिपीट कैंडिडेट्स को मैंने रेजिडेंसी मिलते देखी है, बहुत रेयर होता है कि दो दफा अनमैच्ड हो जाता है, वो तीसरी दफा हो ही जाता है क्योंकि उसने वो सारा टाइम जाया नहीं किया होता। वो रिपीट कैंडिडेट होता है और उसने एक साल में ऑब्जर्वरशिप रिसर्च की होती है और बेटर लेटर्स के साथ आता है। समझ रहे? ऑब्वियसली एक बंदा है जो कि रिपीट कैंडिडेट 7 साल से चला आ रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा मसला है। लेकिन एक बंदा है कि जो रिपीट कैंडिडेट है, उसने एक साल अनमैच्ड किया है, तो उन्हें भी पता है यार सिस्टम बड़ा टफ है, बहुत लोग अनमैच्ड जाते हैं। मैं इस वक्त जाती तौर पे ना कम से कम 6 ऐसे लोगों को जानता हूँ जो $99 है, डबल नहीं ट्रिपल, स्टेप 3 में भी, ठीक है, और अनमैच्ड बैठे हैं। ठीक है, तो आपके स्कोर सबसे बड़ी, एक दो पहले मैं एक और बातें बताता हूँ आपको। मैं बहुत सी बातें ऐसे बताऊंगा जो शायद आप लोगों ने कई में या हमारे पाकिस्तान में नहीं सुनी होंगी। उसकी वजह ये है कि यार पाकिस्तान में ना एग्जैक्टली बहुत से लोगों को बातें पता भी नहीं है, ठीक है, तो आपको मिसगाइड करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। मैं अपनी पूरी जितनी मेरे नॉलेज है उसके मुताबिक मैं आप लोगों को ना बेस्ट गाइड करूंगा। तो चक्कर ये है यार कि आपके ये बात याद रखो, स्कोर्स कभी भी गारंटी नहीं करते। आप 99 लेके भी अनमैच्ड जा सकते हो और आप 88 लेके भी आप एक अच्छी सी रेजिडेंसी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो इस चीज पे मत रिलाई करना। और जहां तक आपके रिपीट कैंडिडेट से, ये हमारे टैबू है कि अगर आप रिपीट कैंडिडेट हो तो शायद आप अनमैच्ड चलोगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप रिपीट कैंडिडेट हो तो आप अनमैच्ड ही जाओगे। हाँ, अब ये जाती तौर पे देखो, फाइनेंशियल हालात पे बड़ा डिपेंड करता है। अगर एक बंदा है वो बड़ा अमीर लड़का है, उसके पास पैसे शैसे हैं, तो उसे इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, जो है उसे इतना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 500-2,000 लगा के मैच अप्लाई करने में, उसके उड़ भी गए तो कोई बात नहीं, उसका एक साल बच रहा है। लेकिन अगर किसी के फाइनेंशियल हालात तंग है और उसको मैच अप्लाई करने में काफी पैसे उसके लग रहे हैं, तो वो शायद बेहतर है, मेरा ख्याल है कि वो एक ही दफा अप्लाई करे जब वो पूरा तैयार हो। ठीक है, वो आपकी जाती प्रेफरेंस है। अगर पैसे हैं, एक रिस्क ले सकते हो, जुआ ले सकते हो तो कर लो। ठीक है, और भाई और कौन है? अच्छा उमर भाई, मैंने एक बात पूछनी थी कि मेरी भी इस तरह कैमरा ये पहले अपने सिचुएशन। बिलाल की तरफ कर दो फिर। ओके। अच्छा यार, फुरकान भी आया हमारे साथ। फुरकान अपना इंट्रो दो यार। अच्छा, मेरा ख्याल है फुरकान मियां को हमारी आवाज भी नहीं आ रही। फुरकान भाई, कैन यू हियर अस? नहीं यार, फुरकान साहब को हमारी आवाज हेलो। फुरकान भाई कुछ करें। छोड़ो यार, चलो कोई बात नहीं। मैंने सबको कहा था 9:30 बजे और टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व करो। एनी, और बिलाल की तरफ कैमरा करो और बिलाल क्वेश्चन करो। उमर भाई, मेरा क्या हुआ? आपकी आवाज बहुत कट रही है यार। एक सेकंड, आई कैंट हियर यू। एक सेकंड बिलाल, आप चुप करो। मेरा ख्याल है हमें किसी की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। इज़ा, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, शोर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी फाइनली आ रही है। लो जी, इज़ा की आवाज आ रही है। इज़ा अपना इंट्रो दो पहले। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम इज़ा वसीम है और मैं 2012-13 की ग्रेजुएट हूँ। करेंटली अलाबामा में लेक्चर्स कर रही हूँ। सो और आई एम एमिंग फॉर 2014-15 मैच इंशाल्लाह। CS लेना है मई एंड या जून स्टार्ट में, और उसके बाद स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इंशाल्लाह। अच्छा, चलो अच्छी बात है, शाबाश। चलो बिलाल, बैक टू यू। तो उमर भाई, मेरा रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ बोलो। कोई नहीं, कर लो, कोई मसला नहीं। कि मतलब फ्रॉम आपके मतलब किस टाइप की सजेस्ट करते हैं, केस रिपोर्ट्स या कोई और मतलब? मुझे समझ नहीं है, दोबारा पूछो। Rephrase your question. आप रिसर्च जो है किस किस्म की, मतलब किस लेवल की है जो आपको हेल्प करती है इन योर सीवी? न्यूरोसर्जरी मतलब में? बहुत एक्सपेंसिव नहीं, सर्जरी में, मतलब मैं सर्जरी में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन वैसे जनरली। यार देखो, पता है क्या,
ऑनेस्टली स्पीकिंग हर चीज़ का फ़ायदा, ठीक है, केस रिपोर्ट्स का भी फ़ायदा है, पब्लिकेशंस का भी फ़ायदा है। अनफॉर्चुनेटली मैंने ऐसे प्रोग्राम डायरेक्टर्स देखे हैं जिन्हें केस रिपोर्ट में और ओरिजिनल रिसर्च में डिफरेंस नहीं पता। वो जो सारा काम करते हैं हमारे जैसे कई में होता है ना, वो देखते हैं बंदे की पब्लिकेशंस कितनी है, वो ये नहीं देखते कि 4 केस रिपोर्ट पब्लिश हुई। और ऐसे भी लोग हैं जो एक अच्छी पब्लिकेशन को 10 केस रिपोर्ट्स पे प्रेफर करते हैं। वो प्रोग्राम डायरेक्टर कितना एजुकेटेड है, मतलब खुद कितना अवेयर है, ये इस चीज पे बहुत डिपेंड करता है। मतलब इवेंचुअली तो सबका गोल यहाँ पे रेजिडेंसी लेना है ना, कोई इस वक्त पीएचडी कैंडिडेट तो नहीं है यहाँ पे। नहीं 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 बिल्कुल। रिजवान आप तो नहीं हो, मुझे लग रहा है कोई पीएचडी कंप्यूटर साइंस या पीएचडी फिल्म मेकिंग तो नहीं करना। अच्छा, तो देखो बात ये है यार कि अगर पीएचडी नहीं करनी ना तो इवेंचुअली सबका गोल रेजिडेंसी पकड़ना है। रेजिडेंसी में मैं कहूँगा कि 30 to 40%, 20 to 30% जो प्रोग्राम डायरेक्टर्स है ना, उन्होंने ये देखना ही नहीं है कि आपने क्या क्या पब्लिश किया, उन्होंने गिनती लिखी होती है। मुझे बड़ा इस चीज़ पे गुस्सा चढ़ा। मैं इंटरव्यू देने गया हूँ और मेरे सामने जो खातून प्रोग्राम डायरेक्टर थी वो लिखती हैं publications, paper published 3, papers presented 4। अब मैं उसने ये नहीं देखा कि यार कौन सी उसमें से केस रिपोर्ट थी। मेरी पहली केस रिपोर्ट थी जो कि बिल्कुल केस रिपोर्ट 1 हफ्ते में मेहनत करके हमने बना ली, पब्लिकेशन हो गई। और जो 2 उसके बाद ओरिजिनल रिसर्च है वो उसको किसी खाते में नहीं आई, वो भी बराबर, वो सब बराबर हो गए। ऐसा नहीं है तो, लेकिन जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं ऑब्वियसली अगर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में जाते हो तो उसे पता होगा यार कि केस रिपोर्ट में, और वो ज्यादातर को पता होता है, जो ओरिजिनल रिसर्च होती है उसका बहुत फायदा होता है, ये याद रखना। अभी नहीं, अभी रेजिडेंसी बहुत अच्छी जगह पे मिलेगी और उसके बाद फेलोशिप उससे ज्यादा अच्छी जगह पे मिलती है। वो जो ओरिजिनल रिसर्च है जिसके आप फर्स्ट ऑथर बनते हो, और एक वो ओरिजिनल रिसर्च हम इसे कहते हैं, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। बाकी फिर उसके बाद आ जाता है वो रिव्यूज, क्लिनिकल रिव्यूज और ये चीजें, उससे ज्यादा इंफीरियर हो जाते हैं केस रिपोर्ट्स। केस रिपोर्ट सबसे नीचे है, लेकिन टू बिगिन विद आई थिंक वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा पाकिस्तान में हमारे कम्युनिटी मेडिसिन में लोगों ने जो रिसर्च थी, जिसको हम कभी खुद रिसर्च नहीं समझते थे, वो भी लोगों ने पब्लिश की है। द गुड थिंग इज कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फाइनल ईयर से जब ग्रेजुएट किए हैं ना, तो उनकी कई से 4 से 6 पब्लिकेशंस थी, और वही कम्युनिटी मेडिसिन वाली पब्लिकेशंस थी। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो बात ये है कि कुछ लोग इतने स्मार्ट हैं जिन्होंने देखना है डीपली जाके ये क्या है और किधर पब्लिश हुई। कुछ लोगों ने ये नहीं देखना, कुछ लोगों ने पबमेड पे उनका नाम सर्च करना और देखना है कितनी लिस्ट खुलती है। 6 पब्लिकेशंस हैं, 4 पब्लिकेशंस हैं, बस जितनी भी उनकी लिस्ट है, दैट्स इट, दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू डू। तो इस वजह से जो मिलता है ना कर लो, केस रिपोर्ट मिलती कर लो, ओरिजिनल रिसर्च जब तक नहीं मिलती तब तक केस रिपोर्ट्स पे फायदा करो, गुजारा करो। जब ओरिजिनल रिसर्च मिल जाए तो भाई सबसे अच्छी चीज वही होती है, ठीक है। और ये मुझे किसकी जराबें नजर आ रही हैं? हाँ जी भाईजान, आपकी और किसी का यार क्वेश्चन हो कोई बताइए प्लीज। दूसरा उमर तारिक भाई, दूसरा क्वेश्चन ये था कि आज आप मतलब हम अगेन वो रूमर्स काफी सुनते हैं, आपका मतलब सर्जरी और बाकी जो जरा मशहूर है, लाइक आप माशाल्लाह रेडियोलॉजी में हो गए हैं, इन स्पेशलिटीज के बारे में should we gamble on them? यार कर सकते हो, लोग बहुत ज्यादा। हसन अजीज को जानता है कोई इधर? हाँ जी जानती हूँ। चलो, हसन अजीज का पता है ना, सर्जरी में मैच हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना में, जनरल सर्जरी में, ठीक है। मैं बहुत सारे इंडियंस को जानता हूँ, बहुत सारा कराची के डाउ के आगा खान के लोगों को जानता हूँ जो जनरल सर्जरी में मैच होते हैं। इधर स्टैनफोर्ड में हमारा एक बंदा रेजिडेंसी कर रहा है न्यूरो सर्जरी में, सब में मिलती है। आपको कोई ऐसी रेजिडेंसी नहीं है, कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है जिसमें रेजिडेंसी नहीं मिल सकती। डिपेंड ये करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो, ठीक है। न्यूरो सर्जरी में, रेडियोलॉजी में, डर्मेटोलॉजी में, ईएनटी में, आई में जो टिपिकली लोग गए हैं वो हैं जिन्होंने 2 से 4 साल रिसर्च पे लगाए। इस वक्त एक मेरे साथ स्टैनफोर्ड में लड़की काम कर रही है, फेलोशिप कर रही है बॉडी एमआरआई की, वो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना में एमआरआई की डायरेक्टर लग रही है इस साल, ठीक है। और वो बंदी आई थी फॉरेन ग्रेड, उसने फॉरेन ग्रेड बन के 7 साल रिसर्च की भाइयों, 7 साल, 5 साल यूसीएलए में और 2-3 साल हार्वर्ड में। उसके बाद उसने हार्वर्ड में रेजिडेंसी पकड़ी रेडियोलॉजी में। और हमारे दूसरे केमकोलियन है, वो भी हार्वर्ड में गए हैं रेडियोलॉजी में, अमार सरवर नाम है उनका, उनकी वो सीनियर थी। और अब उसने स्टैनफोर्ड से फेलोशिप की है और अब वो एमआरआई की डायरेक्टर लग रही है। वो भी एक फॉरेन ग्रेड थी, ठीक है, लेकिन ये है कि उसने 7 साल रिसर्च की है। तो जितनी भी कंपेटिटिव स्पेशलिटीज हैं उनमें जो ज्यादातर लोग मैच होते हैं उनने 2 से 4 साल रिसर्च की होती है, या फिर उनको बहुत अच्छा लेटर मिल जाता है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट मिल जाता है। ये 2 चीजें होती हैं, इनके बगैर बहुत मुश्किल है और इनके साथ रिस्क होता है।
अगर आप अभी अप्लाई करोगे ना सर्जरी में, रेडियोलॉजी में, डर्मेटोलॉजी में, तो आपके मैं कहूँगा चांसेस 5% है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिसर्च करते हो 2 साल और उसमें आपके 2 से 4 पेपर्स पब्लिश हुए हैं, तो तब आप अप्लाई करते हो, तो मैं आपके चांसेस कहूँगा कि 5 से 55-65% बन गए। समझ What रहे हो? about prelim? Should we do like prelim or should we like किसके लिए? if we are getting prelim, should we go for that or should we just leave it and apply next year and instead work on research in that time? यार मुझे इंग्लिश नहीं समझ आती है, सॉरी, दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रीलिम में ऑफर हो रही है सर्जरी की, तो आपको वो ले लेनी चाहिए या आपको वो साल रिसर्च में लगाना चाहिए? यार पता है क्या, ये दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही चीज मैंने भी सोची थी। क्योंकि आपको देखो, मेरी पेड रिसर्च है, मुझे तकरीबन उतनी सैलरी मिलती है जितनी एक रेजिडेंट को मिलती है। जब आपने ये डिसीजन करना है कि यार अगर मुझे प्रीलिम मिल जाती है लेकिन मुझे एडवांस रेजिडेंसी रेडियोलॉजी की नहीं मिल रही, मैं अपने टिपिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, तो क्या मैं उसे पकड़ूं या मैं जो है ना इसे पकड़ूं, अपने जो प्रीलिम या रिसर्च को क्या कैरी ऑन करूं? यार उसमें ये देखो, ये याद रखो, मेरा भी यही कंसर्न था। अगर आपने कभी रिसर्च नहीं की, ठीक है ना, समझ रहे हो, आपके कोई पेपर्स पब्लिश नहीं है और आपके पास यूएस के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं है, तो भाई आपको रिसर्च बहुत फायदा देगी। लेकिन अगर आप सपोज करो मेरे जैसे बंदे हो, 2 साल हो गए हैं आपको रिसर्च करते हुए, आपके 2-4 पेपर भी पब्लिश हो गए हैं, ठीक है, और अब आप कितना अचीव कर लोगे? आपको आपके मेंटर ने एक बहुत अच्छा लेटर भी दिया हुआ है, ठीक है, जिससे आपने रेजिडेंसी अप्लाई की थी। अब आपने 2 साल उसके साथ काम किया, आप 3 साल भी करोगे, उसने वही लेटर देना है, मतलब थोड़ा उसको बेहतर कर देगा। आपकी 4 की जगह 6 पब्लिकेशन हो जाएंगी, 5 पब्लिकेशन हो जाएंगी। तो दैट रियली डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि यार आप किस सिचुएशन में हो, और उस पर एग्जैक्टली ये सारी बात है। अगर आपकी जो है ना पहले ही 2-4 पब्लिकेशन हुई हैं, तो 1 साल और लगा भी लोगे तो कितना अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आपने पहली दफा बैठे हो और अनमैच चले गए हो, तो 1 साल की रिसर्च का काफी फायदा होगा। दैट बीइंग सेड, एक प्रीलिम सर्जरी का 1 साल जो होता है, उसको काफी प्रोग्राम्स काफी ज्यादा वैल्यूएबल इसलिए कंसिडर करते हैं बिकॉज ज्यादातर प्रोग्राम्स उसको कंसिडर करते हैं 12 मंथ्स का यूएस क्लिनिकल इलेक्टिव एक्सपीरियंस, ठीक है, उस लिहाज से बहुत फायदा होता है। लेकिन अगर मुझे कोई पूछता है भाई कि मैंने डर्मेटोलॉजी में जाना है, तो मैं 2 से 3 साल डर्मेटोलॉजी में रिसर्च करूं या मैं प्रीलिम सर्जरी 2 साल करूं और फिर करूं, तो मैं कहूंगा भाई रिसर्च करो। रेडियोलॉजी में मैंने जाना है, मैं 2-3 साल प्रीलिम सर्जरी करूं या रेडियोलॉजी में रिसर्च करके रेडियोलॉजी में रिसर्च करो। मैंने जनरल सर्जरी में जाना है, मैं 2-3 साल प्रीलिम सर्जरी करूं या 2-3 साल रिसर्च करूं। वेल दैट डिपेंड्स कि अगर आप रिसर्च करते हो तो कितनी अच्छी करते हो। अगर आप हार्वर्ड, हॉपकिंस में, स्टैनफोर्ड में, यूसीएसएफ में रिसर्च करें तो भाई रिसर्च करो। लेकिन अगर आपने आई डोंट नो, मतलब आई डोंट वांट टू नेम एनी यूनिवर्सिटी, किसी बहुत बड़ी जगह पे नहीं रिसर्च कर रहे हो और आपकी पब्लिकेशंस नहीं हो रही, तो बेहतर है कि प्रीलिम सर्जरी करो। समझ गए? थैंक यू मैडम। नहीं, मोस्ट वेलकम। और कौन है यार आप में से, और किसी के अच्छा। क्वेश्चन? हाँ, सॉरी, हम लोग इन पहले सबसे पहले जो बड़ी पार्टी है ना उनको फर्क है। चलें ठीक है, चलो I'm sorry, I will let you know. ठीक है। हाँ जी, बात नहीं है। वालेकुम। फहद अच्छा, है, जस्ट टू मैं लेट यू नो, इस वक्त हमारे पास YouTube पे विजिटर्स हैं जो कि लाइव देख रहे हैं, अच्छा क्योंकि मुझे उनका मैसेज आया है। तो मेडिकल यूनिवर्सिटी से और लाइक इंटरनल मेडिसिन में मैं जाना चाहता हूँ। तो मेरा सबसे पहले तो मतलब लाइक सवाल ये है कि मैं सोच रहा था लाइक कि सीके जो है वो पहले दूं एज मतलब स्टेप 1 से, ठीक है, अच्छा। और लाइक फाइनल ईयर में मैंने थोड़ा इस डायरेक्शन में थोड़ी भी है, मतलब लाइक इंटरनल मेडिसिन जी जी। गायनी ऑब्स भी बड़ी लाइक उस डायरेक्शन में। तो मतलब आप क्या रिकमेंड करते हैं कि मतलब एक कोई ज्यादा बड़ा गैम्बल तो नहीं है, मतलब ये? यार नहीं है, गैम्बल बड़ा नहीं है। काफी ज्यादा इंडियंस ऐसे करते हैं, काफी कराची से लोग ऐसे करते हैं, गैम्बल तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन यार पता है क्या चक्कर ये है कि देखो, आपने भी कई से एमबीबीएस किया, मैंने भी, हमने कई से एमबीबीएस करते हुए ना बायोस्टैट नहीं पढ़ी, बिहेवियरल साइंसेस उस लेवल की नहीं पढ़ी। ऑब्वियसली कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ी है, लेकिन मुझे पता है वो किस तरह पढ़ते हैं, उस लेवल की नहीं पढ़ी, ठीक है। तो मसला ये है कि आपकी बिहेवियरल साइंसेस, बायोस्टैट, ये सब बहुत वीक होते हैं। इसके अलावा कौन सी आपकी इम्यूनोलॉजी बहुत वीक होती है। जो सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़े वो आपके काफी वीक होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप पैरासाइटो बहुत अच्छी होगी आपकी, उसका इतना फायदा नहीं। तो अब आपको वो सारी बेसिस बनानी पड़ती हैं। अगर आपने स्टेप 1 में वही चीज पढ़ी हुई है तो आप सीके में उसे कैरी ओवर कर लेते हो। लेकिन अगर आपने सीके में वो चीज नहीं पढ़ी हुई,
ठीक है, तो पहले आप उन चीजों को पढ़ोगे फिर सीखे। ये कभी नहीं गैम्बल करना कि आपको स्टेप 1 का नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल। अगर आपको पैथोलॉजी नहीं आती और एग्जाम में, मैंने अभी रिसेंटली सीके दिया है, एग्जाम में आपको सीके के अंदर स्टेप 1 के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आपको स्टेप 1 का नहीं आता और आप सीके का एग्जाम देने बैठे हो, आपको एनाटॉमी का आइडिया नहीं है, आपको पैथोलॉजी नहीं आती, आपको फार्माकोलॉजी नहीं आती, आपको ड्रग के साइड इफेक्ट्स नहीं आते, तो आप सीके के लिए बहुत रिस्क ले रहे हो। हाँ, अगर आपको आता है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है ड्यूरिंग केई और आपने अपने क्लिनिकल ईयर्स में भी बेसिक सब्जेक्ट्स को रिविजिट किया हुआ है और आपके बेसिक सब्जेक्ट्स अभी भी स्ट्रांग हैं, तो भाई यू कैन डेफिनेटली टेक सीके। सीके इसी पे डिपेंड करता है कि बोलो। कहने का मतलब है कि अगर आपकी मतलब लाइक बेसिस सॉलिड है तब आप ये उस पे दे सकते हैं। यार बात यही है ना, अगर आपको बेसिक्स के क्वेश्चंस आप स्टेप 1 के क्वेश्चंस आप बता सकते हो या आपको 70 to 80% का आइडिया है उनका, यू नो आपको आते हैं, तो आप डेफिनेटली अपने आप सीके दे सकते हो। सीके स्टेप 1 से देने में कोई हर्ज नहीं और उसमें कोई बुराई नहीं, और लोगों के बड़े बड़े अच्छे नंबर आते हैं और बड़ा अच्छे तरीके से करते हैं, पर वो फिर वो उसकी इज़ा प्लीज थोड़ा सा पीछे शोर बंद कराना। अच्छा, तो जो है ना बस इस चीज का ख्याल रखो। और उसके अलावा लाइक मैं ये एक सोच रहा था कि इस तरह के अभी मैं मतलब लाइक B1 वीजे पे इधर मतलब आया हूँ, तो वो भी मुझे मतलब 6 से 7-8 महीने लग गए हैं, मतलब मुझे वो भी अप्रूव होते हुए ना। तो लाइक बाद में जो है, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, दोबारा बोलो। मतलब लाइक इस वक्त भी वीजा मुझे मेरा अप्रूव होने में जो है ना 6 to 7 मंथ्स लगे हैं। अच्छा, ठीक है, लाइक मुझे ये था कि बाद में जब आप J1 और H1 वगैरह पे होते हैं उसमें वीजा प्रॉब्लम वगैरह किस तरह की है, और लाइक सेकेंडली ये मैं चाह रहा था कि लाइक अगर मैं मतलब सिर्फ इस साइड पे ही, इस साइड के लिए ही आता हूँ, मतलब स्टेप्स वगैरह के लिए आता हूँ, मतलब और सिंपली के मतलब लाइक पाकिस्तान का मैं बिल्कुल ही स्किप कर देता हूँ, तो सिंपल सिर्फ ये वीजा इश्यूज और इसकी वजह से जो है वो मतलब लाइक अड़ने के और फंसने के किस तरह के वो है, मतलब लाइक यहाँ बाद में वीजा और उसका यार रिस्क तो होता है बहुत। मेरे अब्बा जी जो है ना, मेरे पास ग्रीन कार्ड है, मेरे भाइयों के पास है, मेरी अम्मी के पास है, और मेरे अब्बा जी वाहिद बंदे हमारी फैमिली में जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, और उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया हुआ और 3 महीने से उनका भी अड़ा हुआ। ठीक है, यू नेवर नो, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। मैं फिर बोलूंगा 9999 उसके नंबर थे और B1 B2 मिला हुआ, इलेक्टिव्स किए हैं, और J1 वीजा उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस में 1 साल लग गया। वही ना, मतलब लाइक इतना स्कोर करके इतनी एफर्ट करके भी यार ये रिस्क है, रिस्क लेना पड़ता है, ज्यादातर लोग लेते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज और इन सब के बावजूद जो है ना रिस्क तो है, और उसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। देखो मैं आपको कहूँ कि यार हर 10 में से 3 लोग जो हैं उनके इस तरह के मसले होते हैं, तो उसका फायदा कोई नहीं, क्योंकि कोई पता नहीं अगर आप उन 3 में हो तो आपकी तो जिंदगी खराब हुई ना, और अगर आप उन 7 में तो आपको उन 3 का एहसास भी नहीं, आपको फिक्र भी नहीं है। ठीक है, तो उसका क्लियर कट आंसर नहीं यही है कि भाई हो सकता है, वही मैं कहूँगा 70% चांसेस हैं कि आपको कोई मसला नहीं होगा, 30% चांसेस हैं कि मसले होंगे। अब वो आप होगे कि नहीं होगे उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, रिस्क है, ये नहीं मैं डिनाई नहीं कर रहा। और अब फिर मुझसे ये पूछो उमर भाई मैं सारे स्टेप्स करूं, मैं इतना करूं और कल को मुझे रेजिडेंसी ना मिले, हाँ बिल्कुल देयर इज अ चांस, मेरे साथ वो सबके साथ है। तो इसी तरह वीजे का भी है, लेकिन ये है कि यार इफ यू प्ले स्मार्ट, अपने एग्जाम्स करो, आपको B1 B2 भी मिल गया, 6-7 महीने लगे। वर्स्ट के सिनेरियो ये होगा कि अगर आपको एक दफा नहीं मिला, दूसरी दफा मिल जाएगा, तीसरी दफा मिल जाएगा। ठीक है, मेरी अपनी वाइफ को फर्स्ट दफा नहीं मिला, उसने सेकंड टाइम दोबारा किया था CS की बेसिस पे, तो सेकंड टाइम में उन्हें मिला। तो जो है ना रिस्क तो है और आपको इवेंचुअली मिल भी जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर 6-7 महीने हो सकता है वेट करो, अगर हो सकता है अल्लाह ना करे इस तरह वेट करना पड़े तो बेहतर है हाउस जॉब कर लो उस टाइम में, या पाकिस्तान में कोई काम करो, एक्सपीरियंस आपका बहुत फायदेमंद हो जाता है। मैं मतलब यही कहना चाह रहा था कि लाइक पाकिस्तान वाला फिर यार अभी अगर आप स्टेप्स करना चाहते हो 100% श्योर और फाइनेंसेस हैं और रिसोर्सेज हैं तो स्टेप्स कर लो, और अगर वीजे का अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला होता है तो फिर हाउस जॉब शुरू कर देना। ठीक है, दैट्स अ गुड वे टू डू इट। हाँ मेरा ख्याल है ये एक रीजनेबल तरीका है। अदरवाइज आप ये करोगे कि हाउस जॉब करके करोगे तो मिल तो आपको फिर भी जाएगी, लेकिन साल क्यों जाया करना। सोचो कि 70% चांस है कि आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, तो फिर अभी 1 साल हाउस जॉब में क्या कर रहे हो? सिखाना इन्होंने भी है, सिखाना इन्होंने भी है। ठीक है, मतलब लाइक ये है कि अभी अगर मतलब मैं इधर हूँ तो मैं इंशाल्लाह CS तो दे के जाऊंगा। ठीक है जी जरूर यार। CS के लिए ना सारे मेरे भाइयों सारे सुन लो एक बात गौर से। CS के लिए ऐसा नहीं है कि आप CS की तैयारी 1 हफ्ते में कर सकते हो या 2 दिन में या 2 महीने में।
आप 2 दिन CS की तैयारी करके पास हो सकते हो और आप 2 महीने में तैयारी करके फेल हो सकते हो। ये याद रखो। CS की तैयारी जो है वो इस चीज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती कि आपने इसमें कितना टाइम लगाया। CS की तैयारी सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने जिसके साथ लाइफ पार्टनर जो आपके सामने खड़ा है उसके साथ कितनी दफा आप केसेस प्रैक्टिस की है। और जब तक आपने ये बड़े, मैं मतलब आपको बता रहा हूँ, 3 दफा आपने एक केस प्रैक्टिस नहीं करना, कोशिश करो कि 4 से 5 करो। लेकिन जब तक 3 दफा हर केस जो कि फर्स्ट एड में दिया हुआ है या जो आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उसमें जब तक 3 दफा केसेस आपने किसी एक रियल बंदे के ऊपर एग्जामिनेशन के साथ नहीं कर लिया और कम से कम हर केस एक दफा हिस्ट्री खुद टाइप करके सारा आपने नहीं कर लिया, तब तक यू आर नॉट रेडी। क्योंकि भाई $1,500 है, ठीक है, फीस भी है, ट्रैवल भी है, होटल का स्टे भी है और ऑब्वियसली काफी नुकसान होता है CS फेल होने का। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो CS के लिए यार बहुत ख्याल रखना प्लीज, तैयारी पूरी करना और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना। अगर मैं हेल्प कर सकूंगा मैं कोशिश करूंगा इस तरह मैं एक हैंग आउट कर ले, मैं CS के लिए तुम लोगों को बता दूं। लेकिन CS की जो है ना आपस में कोशिश करो इस किसी ऐसे बंदे के साथ भी दो जिसने दिया हो, वो आपको बहुत बातें बता देगा। और उमर भाई एक क्वेश्चन, लाइक इलेक्टिव जो है रेडियोलॉजी में था, तो से LOR हो गया, मतलब अब न्यूरोलॉजी में उधर से भी इंशाल्लाह बात किया हो जाएगा। लाइक लेकिन मतलब मेरा था IM की किसी उसमें ना, तो लाइक इन दोनों मतलब लेटर्स की वेटेज होगी, मतलब लाइक IM के लिए इतना नहीं होगी। मतलब देखो आई वुड बी ब्लंटली ऑनेस्ट, और वो ये है कि देखो जो सबसे ज्यादा फायदा होता है ना वो आपकी स्पेशलिटीज के LORs का होता है। बाकियों में ये है कि ऑब्वियसली यार अगर कर सकते हो बेहतर है कि हमेशा इलेक्टिव्स करो अपनी स्पेशलिटी में, अगर नहीं मिलते तो फिर जिसमें मिल गए उसमें कर लो। ठीक है, अब लेटर्स, अब ये भी है कि यार देखो अगर आप कहते हो कि मैं पाकिस्तान के लेटर्स लगाता हूँ उनका फायदा होगा या यहाँ के न्यूरोलॉजी और रेडियोलॉजी का होगा, मैं कहूँगा ऑब्वियसली यहाँ के लेटर्स का फायदा होगा, यहाँ के होगा डेफिनेटली वो तो। ठीक है, तो अगर आप कहते हो अच्छा मैं 2 इंटरनल मेडिसिन के लेटर्स लगाता हूँ और एक न्यूरोलॉजी रेडियोलॉजी का, तो उन दोनों में से कौन सा बेहतर है? ऑब्वियसली मेडिसिन वाले बेहतर है। समझ रहे हो? ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं अभी तक तो यही है। अच्छा चलो, और यार आप में से कोई है जिसने अभी क्वेश्चन को पूछना है? अच्छा उमर भाई मैंने पूछना था क्वेश्चन के कैमरा कर लो यार। अगर उमर भाई, हाँ मैंने पूछना था कि अगर क्या कहते हैं आपका सॉरी रिजवान, मुझे आई एम सॉरी मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं इनसे पूछ रहा यार आपके पास अलबामा में से तो किसी को नहीं को क्वेश्चन पूछना? मैंने पूछना है। अच्छा नहीं सॉरी जो उनकी कंपनी है नहीं उन्होंने बिलाल का क्वेश्चन है। हाँ बिलाल पूछो यार जल्दी से। कैरिंग ऑन वो जो LOR वाला उससे रिलेटेड वो एक होती है नॉन वेव LOR ऑप्शन, एक होती है वेव जो नॉन वेव वेव होता है वो। अच्छा उसके लिए मैं जल्दी मुझे क्वेश्चन आपका इससे पहले कि आप पूरा करो, मुझे समझ आ गया, मेरी बात सुनो गौर से। वो ये है मेरे भाई कि मैं आपका कंसर्न समझता हूँ, वो ये है कि यार अगर आपको किसी ने गंदा LOR लिख दिया, उसमें एक भी जुमला लिख दिया ना कि इस बंदे को तमीज नहीं है, इसकी इंग्लिश पुअर है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है, और आपने वेव किया हुआ है और वो सबमिट हो गया, तो भाई ये तो भूल जाओ कि आपको रेजिडेंसी मिलेगी। कोई प्रोग्राम आपको रेजिडेंसी नहीं देगा, ये याद रखना। अगर आपके लेटर में एक भी जुमला लिखा हुआ है ना कि हिज कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट ग्रेट एंड बट ही कैन वर्क ऑन दैट, हिज इंग्लिश इज नॉट अप टू द लेवल दैट इज रिक्वायर्ड बट ही कैन वर्क ऑन दैट, तो भाई जितनी मर्जी डिप्लोमेटिकली उन्होंने लिखा हो रेजिडेंसी नहीं मिलेगी, याद रखना। अब फिर आता है आपको कि यार फिर मैं वेव क्यों करूं, यू नो, ठीक है। अब जो ये जो YouTube पे हमारी वीडियो टेलीकास्ट हो रही है इस वक्त, मुझे हमारे पास 4 व्यूअर्स हैं, ठीक है, इस वक्त पब्लिक है, लेकिन वैसे मैं एक बात समझा रहा हूँ, एक छोटा सा है कि आप बेहतर होता है कि जो LOR है ना, मैं इसके 2 तरीके किए थे, इसका हल निकाला था कि आप किसी से ऐसे ना करो भाई मैंने आपके साथ इलेक्टिव किया था पिछले साल तो आप मेरा LOR अपलोड कर नहीं। अभी आप जिसके साथ भी काम कर रहे हैं ना, आप उससे ये 2 काम करें। एक तो मैंने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ था एवेल्युएशन, एग्जैक्टली, एवेल्युएशन फॉर्म जो है वो अपना फिल कराओ। Exactly. अगर आपको किसी ने एवेल्युएशन फॉर्म में 2-2 4-4 नंबर 2-2 3-3 1-1 2-2 3-3 नंबर दिए तो वो आपको अच्छा लेटर नहीं देता। अगर किसी ने आपको 4-5 4-5 4-5 दिए तो वो आपको अच्छा लेटर देगा डेफिनेटली। एक चीज, दूसरी चीज मैं कर भी रहा था, इसमें झूठ नहीं है, लेकिन मैं जब इलेक्टिव में था तो मैंने तकरीबन हर बंदे को कहा था कि भाई मैं रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और मैंने की भी हुई थी रिसर्च पोजीशन, तो मुझे लेटर्स चाहिए क्योंकि हर जगह रिक्वायरमेंट है कि 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जमा कराने होते हैं। तो आप 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मुझे चाहिए, तो आप 1 लाख दे दें, मैं उन्हें ईमेल कर दूंगा स्कैन करके, ताकि सब कुछ इन 1 पैकेट, यू नो। तो उसका फायदा ये है कि आपको लेटर दे दिया, मुझे लेटर दे दिया, अब आप वही लेटर अपने पास संभाल के रखोगे 2 साल,
आप उस पर रिसर्च भी अप्लाई करो, ईमेल करो, सब कुछ। 2 साल बाद उसी लेटर को जो पीडीएफ या स्कैंड या इमेज आपके पास पड़ा है, उसका आप टाइप करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करके उसे भेजोगे, ईमेल करोगे, कहेंगे ये वो आपका लेटर है जो आपने मुझे 2 साल पहले दिया था, ये मैंने उसके लिए आपके लिए टाइप कर दिया कि आपको टाइप भी ना करना पड़े। ठीक है, आप काइंडली जो है ना, मैंने इरास पे एप्लीकेशन रेजिडेंसी की भेजी हुई है, आप मुझे ना इस लेटर को या मॉडिफाई कर दें या कॉपी पेस्ट कर दें, या आपके ऊपर है। समझ लो बात को। उसका ये कि एटलीस्ट तुम्हें कॉन्फिडेंस तो है यार, इस बंदे ने मुझे कैसा लेटर दिया था। वो उस लेटर में मेजर सारे, बाय नेचर हम सब लेजी हैं, सुस्तरीन लोग हैं हम लोग। मैं खुद, हम यहाँ पे मैंने लेटर देखते देखा, जिसका जो मुझे कॉपी पेस्ट करके भेज देता ना, मैं उसमें 1-2 सेंटेंसेस डाले, लेटर भेज दिया। समझ रहे हो? तो ये एक तरीका है जिससे तुम अब सेव कर सकते हो। अब तुम बोलते हो यार कि मैं लेटर्स अपने देखना चाहता हूँ और वो अपना राइट वेव नहीं करता, यू नो, उन लेटर्स का इतना फायदा नहीं होता, लोग अमूमन वेटेज नहीं देते उन्हें। समझ गए हो? बेहतर है वेव कर सको तो सारे यूएस लेटर्स वेव करो, और अगर नहीं कर सकते तो फिर ना करो, मजबूरी है, लेकिन बेस्ट लेटर्स आपके वेव्ड ही होते हैं, ज्यादा उन्हीं को वेटेज मिलती है। मगर उमर भाई अभी आपने खुद ही बताया है कि क्या कहते हैं, आप सारा लेटर जो है उनसे ले लो, ठीक है, और उसके बाद फिर उनसे दोबारा सेंड करवाओ, तो फिर वो वेव तो नहीं होंगे ना, वो अनवेव, यानी कि वो तो ऑब्वियसली, मतलब आपने इतना लंबा जब आपको क्या पता उन्होंने क्या अपलोड कराया। इस पे हम बाद में अकेले में प्राइवेटली बात करते हैं, इस वक्त हम पब्लिक बैठे हैं, ठीक है? नहीं, लेकिन खैर यार देखो, उसमें इस तरह के क्वेश्चन वैसे पब्लिकली नहीं करते यार, लेकिन देखो बात ये है कि अगर तुम बहुत ज्यादा जाओ उसमें बारीकियों में, तो वाकई वो वेव नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट वेव्ड। लेकिन बात ये है कि आपको तो नहीं पता ना कि उसने क्या लेटर अपलोड किया। आपने उसे बताया है कि 2 साल पहले तुमने मुझे ये लेटर दिया था, जस्ट इन केस इफ यू डोंट रिमेंबर मी एनीमोर, ये लेटर था, और आप होप कर रहे हो कि वो उसी लेटर को कॉपी पेस्ट करेगा। कोई पता नहीं, वो टोटली नया लेटर लिख के भेजे कि नहीं, वो तो मैंने रिसर्च के, मेरे साथ ये भी हुआ है कि उन्होंने टोटली नया लेटर लिख के दिया। उसने कहा यार वो तो आपको मैंने रिसर्च के लिए दिया था, वो आपकी रिसर्च स्किल्स को डिफाइन कर रहा था, ये लेटर आप क्लिनिकल स्किल्स के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो टोटली आपको नहीं पता। तो इसलिए अगर आप देखो, जितनी बारीकियों से देख रहे हो उतनी बारीकियों से अगर देखोगे तो उसको रिक्वेस्ट भी साथ कर देंगे, मतलब ये लेटर पुराना था, तो आप अगर क्या कहते हैं लेटर मुझे लिख दें, और मतलब जो नया लेटर लिखेंगे वो आप नहीं देखना चाह रहे तो वो उसी तरह इरास के ऊपर अपलोड कर दें। वो तो आप यही लिखोगे कि मैंने वेव किया। मैंने तो सबको कहा था कि यू नो दिस इज अ कॉपी ऑफ योर लेटर दैट यू सेंट मी 2 years बैक, कैन यू प्लीज मॉडिफाई दिस वन अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएटली फॉर द रेजिडेंसी ट्रेनिंग, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा यार, ये अलाबामा में जो फाहद एंड ग्रुप है भाई, इनमें से और किसी का क्वेश्चन है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम समीर है, मैं अभी ये बिलाल वगैरह की क्लास में हूँ। अच्छा। मेरे भी LORs के बारे में 2 क्वेश्चन हैं। पहले ये है कि बेसिकली जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इनकी 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो ऑब्वियसली जो लेटर का कंटेंट जो होता है, ये जितना पर्सनलाइज होगा, जितना स्पेसिफिक होगा, कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं है यार। जो जेनरिक होते हैं वो 1 मिनट में पता लग जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा यानी कि वो होता है, यानी कि उस बंदे का डिपेंड करता है ना, कि जितनी उस बंदे ने उस फील्ड में काम किया, जितनी उसकी नेम रिकग्निशन है, उतनी ज्यादा वेटेज होगी इस लेटर की। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि बैलेंस यानी कि क्या होता है, क्योंकि कुछ मुझे इस तरह के LORs दोबारा बोलो, क्या बोलो? इनकी यानी कि बैलेंस इनका क्या होता है, यानी कि at what point यानी कि लेट्स से कि एक बहुत हाई लेवल का बंदा एक फील्ड में। हाँ, अच्छा मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया। सही, मुझे जल्दी से आंसर करने दो। वो ये है मेरे भाई कि देखो, पहला आपके 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि यार आपको एक, एक्चुअली लेट मी सिंप्लीफाई दिस इनटू 1 क्वेश्चन। वो ये है कि आप कह रहे हो कि एक बहुत बड़ा फैकल्टी का बंदा आपको एक जेनरिक लेटर दे रहा है, और एक आम सा बंदा जिसने अभी फेलोशिप खत्म करके डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है, रेजिडेंसी खत्म करके, बहुत अच्छा लेटर दे रहा है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट का है, ठीक है। हाँ, नहीं ना भी हो, ठीक है, ना भी हो, कम्युनिटी, किसका लेटर यूज करना है? बिल्कुल भाई उसी का यूज करना है जिसका लेटर अच्छा। नामों के पीछे नहीं जाना। जिसका बड़ा नाम है लेकिन जेनरिक लेटर है ना, उसके लेटर के साथ ही होता है, ठीक है। वो या देखो, बड़े नाम का फायदा तभी है जब वो एक अच्छा बड़ा लेटर दे, ठीक है। मैं नवाज शरीफ को जानता हूँ, मुझे, पर नवाज शरीफ तो नहीं मुझे जानता ना, यू नो। हाँ जी, ठीक है। तो आप अगर आप किसी बड़े बंदे को जानते हो लेकिन वो आपको इतनी अच्छी तरह नहीं जानता कि वो आपको अच्छा लेटर दे सके, तो उसका क्या फायदा?
ये सही बात है। अच्छा, फायदा सिर्फ और सिर्फ तब है जब आपको एक अच्छा लेटर मिले। अगर आपको एक अच्छा लेटर एक छोटे फैकल्टी के बंदे से और एक बहुत बड़े फैकल्टी के बंदे से मिल रहा है तो ऑब्वियसली बड़े वाला बेहतर है। हाँ जी नहीं। याद रखो, कंटेंट इज ऑलवेज द किंग, कंटेंट सबसे बड़ा है। और एक बात और मैं तुम लोगों को बताऊं, ये सारे अभी मुझे काफी अरसा हो गया यार, मैंने काफी काम किए हैं यहाँ पे, मेडिकल स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन हम रिव्यू करते रहे हैं, मेरे साथ लोग हैं, उनके साथ काफी चीजें देखी, काफी सीखी भी। अमूमन आखिरी 2-3 सेंटेंसेस पे गौर किया करो। ज्यादातर 95% जो लोग होते हैं ना प्रोग्राम डायरेक्टर्स और एडमिशन कमेटी में, वो सिर्फ लेटर के आखिरी 3 जुमले पढ़ते हैं, या पहले 2 जुमले या आखिरी 3 जुमले। तो अगर किसी ने आपके आखिरी 2-3 जुमले में रिकमेंड का लफ्ज यूज ही नहीं किया और ना ही पहले 2-3 जुमलों में, ये मैं आपको बड़ी बारीकी की बात बता रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ गोरों का हिडन सीक्रेट है, वो ये है भाई कि उनके पहले 2 जुमले और आखिरी 3 जुमले जो होते हैं ना पूरे लेटर के, अगर उसमें कहीं उसने रिकमेंड नहीं लिखा ना, तो उसका मतलब है कहानी दरमियान में उसने तुम्हारी बड़ी लिखी होगी, मैं इसे पर्सनली जानता हूँ, मैंने इसके खाने खाए हैं और बड़ा अच्छे, ये वो जितने मर्जी लिख दे, लेकिन जो पहले 2-3 सेंटेंसेस और आखिरी 2-3 सेंटेंसेस लेटर के अंदर उसने नहीं लिखा ना कि आई होल हार्टेडली रिकमेंड हिम और आई स्ट्रांगली सपोर्ट हिज एप्लीकेशन, तो भाई वो अगर उसने लिखा ना नाउ प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, लेकिन उसने पूरे लेटर में कहीं रिकमेंड नहीं लिखा, तो दैट इज नॉट अ गुड लेटर। इसलिए कंटेंट इज नॉट डिफाइंड बाय कि वो सेंटर में गया है, ठीक है, कंटेंट इज डिफाइंड बाय कि वो पहले 3 जुमले क्या थे और आखिरी 3 जुमले क्या थे। ये लेटर एक पढ़ने का मैं तुम लोगों को आर्ट बता रहा हूँ कि प्रोग्राम डायरेक्टर ज्यादातर कैसे पढ़ते। ऑब्वियसली दे लुक एट द होल लेटर, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा, मेरी ये लेटर्स के रिलेटेड थी कि मैंने न्यूरोसर्जरी और न्यूरोलॉजी दोनों में लेक्चर किया है। अब हो सकता है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने जो नोट किया ना कि जो न्यूरोसर्जरी वाले थे उनको ये नहीं कि पता था कि ऑब्वियसली न्यूरोसर्जरी में तुम्हें अच्छे लेटर्स की जरूरत होती है, और उन्होंने मुझे लगा कि उन्होंने उस लिहाज से कि उन्होंने बड़ी एक मेहनत से उन्होंने लेटर्स लिखे। न्यूरोलॉजी वाले के हालांकि मैंने उतना ही अच्छा काम किया था, उन्होंने वर्बली मुझे खुद कहा कि ये नहीं कि उन्होंने हम तुम्हारे काम से इम्प्रेस हैं, लेकिन जब लेटर्स का टाइम आया तो उन्होंने बड़े एवरेज बताता हूँ उसकी वजह ये होती है, थोड़े वो लेजी हो गए, वो पता जल्दी में लगे हैं क्या नहीं, उसकी वजह ये होती है, याद रखो न्यूरोलॉजी, मेडिसिन, पीड्स, साइकेट्री, ये वो स्पेशलिटीज हैं जिसमें हर साल बहुत से फॉरेन ग्रेड्स मैच करते हैं, एक दूसरा जिसमें हर साल बहुत से फॉरेन ग्रेड्स इलेक्टिव्स भी करते हैं। जी ठीक है, सो इवन इफ यू डू अ गुड जॉब यू डोंट स्टैंड आउट, ठीक है, ये याद रखो। जबकि रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, आई, ट्रांसप्लांट सर्जरी, वैस्कुलर सर्जरी, ये वो स्पेशलिटीज हैं जिन्होंने कभी फॉरेन ग्रेड की शक्ल नहीं देखी होती, ठीक है, जब उनको एक फॉरेन ग्रेड मिलता है वो कहते हैं यार ये तो बड़ी मेहनत कर रहा है यार, वो अपने बंदों से कंपेयर करते हैं। तो एक्चुअली स्पेशलिटी टू स्पेशलिटी चीजें बहुत वेरी करती हैं। अब तुम न्यूरोसर्जरी में जा रहे हो, उन्होंने न्यूरोसर्जरी में कोई फॉरेन ग्रेड देखा नहीं है पिछले 6 महीनों में, और वो तुम्हें देख रहे हैं और कह रहे हैं यार ये तो बंदा चीता है, माशाल्लाह बड़ा सोना मुंडा है यार, ये तो बड़ा मेहनती आदमी, ठीक है, तो वो तो इम्प्रेस होके आपको अच्छा लेटर दे देंगे। लेकिन जब आप न्यूरोलॉजी में जा रहे हो, उन्होंने हर 2 महीने बाद एक फॉरेन ग्रेड देखना है जिसने अपनी जान लगा के मेहनत करनी है, और एंड पे उन्हें लेटर मांगना है। उनको आदी है, वो आदी हुए हैं इसी चीज के। कभी मेयो अस्पताल में कोई पेशेंट मरता देखा है? हाँ जी, ठीक है, पहली दफा जो हालत होती है ना बंदे की उधर खड़े हुए, वो पहली दफा होती है, लेकिन जब आपको रोज नजर आता है ना, तो अल्लाह माफ करे आपके जो है ना थोड़ा सा आप डिसेंसिटाइज हो जाते हो और आप कहते हो यार। इसी तरह जो प्राइमरी केयर स्पेशलिटीज है ना जिनमें ज्यादा आईएमजीज हैं, वो थोड़ा आईएमजी से डिसेंसिटाइज हैं। अच्छा वो उनको बहुत ज्यादा अच्छे लेटर्स तब तक नहीं देते जब तक वो कोई ऐसा काम ना कर ले जो उन्होंने पहले कभी नहीं दिखा। जबकि जो जी ये है कि फिर अब जिस तरह से न्यूरोसर्जरी न्यूरोसाइंसेस में आ जाते हैं, तो इज इट अ स्मार्ट थिंग, क्योंकि वो वुड इट बी एडवाइजेबल कि तुम वो अगर न्यूरोलॉजी के लिए अप्लाई करना है कि वो न्यूरोसर्जरी वाले लेटर्स तुम न्यूरोलॉजी के एप्लीकेशन के लिए यूज करो? यार अगर न्यूरोलॉजी के तो न्यूरोलॉजी यूज करो, अगर न्यूरोलॉजी के अच्छे लेटर्स है ना, सबसे पहला अच्छा लेटर होना चाहिए। अगर एक अच्छा लेटर है ना तो न्यूरोसर्जरी का भी अच्छा लेटर हेल्प करेगा, और अगर न्यूरोलॉजी के 4 जेनरिक लेटर हैं और एक अच्छा न्यूरोसर्जरी का, तो अच्छा लेटर लगाओ। सबसे पहले कंटेंट देखो, दूसरा फिर हाँ ऑब्वियसली अगर 4 न्यूरोलॉजी के अच्छे लेटर हैं, 2 न्यूरोसर्जरी के अच्छे लेटर हैं, तो न्यूरोलॉजी के लगाओ हमेशा। मिसाल की एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे इमेजिन करो कि भाई एक मेडिसिन में अप्लाई कर रहे हो, पीड्स में भी कर रहे हो, न्यूरोलॉजी में भी, और 3-3 लेटर सबके हैं, तो उन्हीं स्पेशलिटीज के 3-3 लेटर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग लगाओ। सबसे पहले कंटेंट देखो और उसी स्पेशलिटी देखो।
तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कंटेंट है, यानी कि जिस लेटर में लिखा हुआ है कि ये, अब कुछ लेटर इस तरह से भी मिले हैं कि हालांकि वो न्यूरोलॉजी की न्यूरोसर्जरी की जी उस बंदे ने बड़ा स्मार्ट से लिखा है, एंड पे उसने उसने ये लाइन यूज की है कि ये बंदा चाहे जो भी स्पेशलिटी में चले जाए ये बड़ा अच्छा फिट होगा, लेकिन क्योंकि उसको न्यूरो साइंसेस का शौक है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड हिम फॉर न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी। तो अमूमन एक बात और किया करो, मैंने जो की थी, हमेशा जितनी भी स्पेशलिटीज में अप्लाई कर रहे हो या प्लान करे अप्लाई करने के लिए, उन सब के लिए सेपरेट लेटर लिखवाया करो, और उन्हें सिर्फ इतना कहा करो कि आखिरी जुमले में बराए मेहरबानी सिर्फ तब्दीली कर दें कि आई स्ट्रांगली रिकमेंड हिम फॉर योर न्यूरो सर्जरी रेजिडेंसी प्रोग्राम एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड हिम फॉर योर न्यूरोलॉजी रेजिडेंसी प्रोग्राम। ठीक है, और वो दोनों अलग-अलग लेटर्स यूज करो, जितने स्पेसिफिक आपके लेटर्स होंगे उतने ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, और जितना जेनरिक होगा उतना कम हेल्प करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना आपने? नहीं, चलो सही है। अच्छा इज़ा, सॉरी पहले मैं रिजवान के पास जाऊंगा, वो पहले आया था और आप आखिर में आई हैं। कोई बात नहीं। हाँ जी रिजवान, सॉरी यार, सबसे ज्यादा पेशेंट और सबसे ज्यादा तहम्मुल वाला सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट है वो तुम हो यार। कोई मसला नहीं हो भाई। अच्छा उमर भाई, मैंने पूछना था कि अगर इन केस अगर कोई पर्सन का मैच मिस हो जाता है, ठीक है, तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज दैट टाइम स्पैन? ठीक है, मतलब नेक्स्ट मैच तक, एग्जाम्स तो आपने क्लियर कर लिए हुए हैं तब तक, ठीक है, तो वो जो 7-8 मंथ्स का गैप होता है, वो व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज दैट टाइम स्पैन? सॉरी यार मैं खेल रहा हूँ ऐसे ही। अच्छा यार बेस्ट काम ये डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशलिटी कि आप क्या करना चाहते हो। अब मैं उमर भाई वही बात करनी थी कि रिसर्च अगर 4-5 मंथ्स या 5-6 मंथ्स के लिए की जाए, इज दैट गुड एज अगर आप उसी टाइम को यूज कर लो फॉर? अच्छा हाँ यार, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बड़ी गौर से सुनो। वो ये है मेरे भाई कि आपकी देखो, मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ इस क्वेश्चन को। वो ये है कि यार लोग पूछते हैं इलेक्टिव्स का ज़्यादा फायदा रिसर्च का, इलेक्टिव्स करने चाहिए या रिसर्च पर टाइम लगाएं? यार ये डिपेंड करता है आपकी स्पेशलिटी में जाना चाहते हो। जो प्राइमरी केयर स्पेशलिटीज़ हैं, मेडिसिन, सर्जरी, साइकेट्री, पीड्स, इन सब में आपके जो इलेक्टिव्स होते हैं ना, उनका बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, लेकिन जो कंपेटिटिव स्पेशलिटीज़ हैं और जो ज़्यादा सब स्पेशलिटीज़ हैं, डर्माटोलॉजी, रेडियोलॉजी, ईएनटी, आई, न्यूरोसर्जरी, इन सब में ज़्यादा फ़ायदा आपकी रिसर्च का होता है। अब डिपेंड करता है, कहते हैं उमर भाई मैंने मेडिसिन में अप्लाई करना है, मैं 6 महीने क्या करूँ, रिसर्च करूँ? मैं कहूँगा रिसर्च से पब्लिकेशन होती है, अगर पब्लिकेशन हो रही है तो रिसर्च करो, अगर पब्लिकेशन नहीं हो रही है और सिर्फ लेटर मिल रहा है तो ऑब्जर्वरशिप या इलेक्टिव्स करो। ठीक है, दैट बीइंग सेड, अब मुझसे एक और क्वेश्चन करते हो, और भाई मैं 6 महीने रिसर्च करूं या 2 महीने के इलेक्टिव्स करूं? मैं कहूँगा 6 महीने रिसर्च करो। इसकी एक और वजह, उसकी वजह इलेक्टिव्स या रिसर्च की नेचर पे नहीं है, उसकी वजह टाइम लाइन है। ये याद रखो यार, 4 हफ्ते के इलेक्टिव्स होते हैं, 4 हफ्ते के इलेक्टिव में आपने 20 दिन किसी के साथ काम करना है। 20 दिन में आप उस अटेंडिंग को शायद 2 से 3 घंटे देखते हो, और 2 से 3 घंटे बहुत ज्यादा है, आधा घंटा आप डेली देख लो ना तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप उस बंदे को बहुत थोड़ी देर के लिए देखते हो और उसको इम्प्रेस करना बहुत, किसी को 10 से 20 घंटे या 40 घंटे में इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है यार। ठीक है, तो इलेक्टिव्स में मसला ये होता है कि आपका जो 1-on-1 एक्सपीरियंस होता है ना किसी आपके अटेंडिंग के साथ, वो बहुत कम होता है, और उसकी बेसिस पे जो 4 हफ्ते के इलेक्टिव्स होते हैं, बेशक उनकी वैल्यू बड़ी है सीवी, बट दे डोंट प्रोड्यूस वेरी गुड लेटर्स, दे डोंट लीड टू वेरी गुड लेटर्स। जबकि रिसर्च में ये होता है कि पहले वो बंदा आपको पकड़ता है, बैठाता है, आपको समझाता है, बोलता है यार, आपको मेंटली असेस करता है आप काम कितना कर सकते हो, क्या कर सकते हो, फिर आपको जज करने के बाद आपकी कैपेबिलिटी के मुताबिक आपको काम करता है, जो आप दिखाते हो कि आप अच्छा करते हो, पूरा करते हो। आपका पर्सनल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, जितना पर्सनल इंटरेक्शन होगा आपका लेटर उतना पर्सनल होगा। ठीक है, तो ये अब आपके बहुत से फैक्टर्स, आपने एक अपनी स्पेशलिटी देखनी है कि कौन सी स्पेशलिटी में जाना चाहते हो, उसको डिफाइन करो। टफ स्पेशलिटी है, बेसिक स्पेशलिटी है, ज़्यादा सब स्पेशलाइज है, रिसर्च, प्राइमरी केयर है, ठीक है, इलेक्टिव्स या ऑब्जर्वरशिप या एक्सटेंशंस। अच्छा, लेकिन दैट बीइंग सेड, 4-4 हफ्ते नहीं, जहाँ जाओ कम से कम 8 से 12 हफ्ते लगाओ, कोशिश करो, होपफुली विद 1 अटेंडिंग। अगर आप एक अटेंडिंग के पास नहीं होते, मिसाल के तौर पे 1.5 हफ्ता एक अटेंडिंग के साथ, 1.5 हफ्ता दूसरे अटेंडिंग के साथ, वो आपको अच्छे लेटर्स नहीं मिलते। और वो आपको कभी लेटर दे दें तो बहुत बड़ी बात है, अगर दे दें तो वो जान छुड़ाने के लिए आपको देते हैं, क्योंकि आप 4-4, 5-5 दफा हमसे पूछते हो। समझ आ गई? और अगला क्वेश्चन यार आपका नहीं, अगर सॉरी
पहले ये CS के लिए भी, डिड दैट आंसर योर क्वेश्चन? सॉरी और डिड क्या? मैं कह रहा हूँ बताता हूँ नहीं हाँ सही है। सुनो CS में भी ना, जब भी आपको पेशेंट क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपने जवाब में से यही कहना है, डिड आई कंप्लीटली आंसर योर क्वेश्चन? तो पहले मैं आता डिड आई कंप्लीटली आंसर योर क्वेश्चन? आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? या पर उमर भाई मैंने ये बात करनी थी कि लाइक अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल एक बंदा है इस मैच के अंदर, क्या कहते हैं, आई सेट क्या कहते हैं, विद नॉट विदाउट स्टेप 3 और विद बड़ी मुश्किल से इन टाइम विद स्टेप 2, राइट? तो अगर इन केस मैच नहीं होता और बाकी आगे नेक्स्ट मैच तक का जितना टाइम स्पैन है, अब एग्जाम्स तो ये क्लियर कर चुका हूं मैं, ठीक है, ऑब्वियसली आगे टाइम स्पैन क्या कहते हैं आगे एम्प्टी होगा, तो उस एम्प्टी टाइम स्पैन को आइडियली किस तरह आप क्या कहते हैं कर सकते हो, और आपके ख्याल से उसको किस तरह फिल करना चाहिए कि वो नेक्स्ट मैच के अंदर जब आप अप्लाई करें तो आप बेटर कैंडिडेट हो? यार फिर वही बात आ गई ना, स्पेशलिटी पे डिपेंड करता है। अगर वो रेडियोलॉजी का बंदा है तो भाई मेडिसिन को टारगेट कर रहा हूँ, तो व्हाट शुड बी आइडियल कि मैं अगर जो रिसर्च स्पॉट्स होती हैं 4-5 मंथ्स के लिए अनपेड होती हैं, ठीक है, डज दे हेल्प इन क्या कहते हैं बेसिक प्राइमरी केयर स्पेशलिटी? हाँ देखो ना, अगर आपको एक 6 महीने में बहुत अच्छा लेटर मिल रहा है और उस लेटर की वजह, उस आपके 6 महीने के एक्सपीरियंस की वजह से वो बंदा आपके लिए फ़ोन कॉल कर रहा है डिफरेंट प्रोग्राम्स में, यार ये बंदे ने वैसा 6 महीने काम किया, बड़ा अच्छा लड़का है, तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और हाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको उसका, ठीक है। असल पता है क्या, असल कहानी पता है क्या, असल कहानी ना रिसर्च है ना इलेक्टिव, असल कहानी है आपके कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स इतने अच्छे बन रहे हैं, चाहे रिसर्च से बने, चाहे ऑब्जर्वरशिप से बने, चाहे इलेक्टिव से बने, चाहे पर्सनल फेवर करके बने, ठीक है। बड़े अटेंडिंग्स को आपसे छोटी मोटी पर्सनल फेवर चाहिए, क्योंकि आप तो माशाल्लाह होनहार बंदे हो। किसी अटेंडिंग को मैं आपकी वीडियो बना दूंगा, वीडियो चलाना सारी दुनिया में, मतलब सीरियसली मैंने किया है। मेरी सबसे अच्छा जो लेटर मुझे दिया था ना जिस बंदे को, उसको मैंने कहा था मैं तुम्हारी वेबसाइट बना देता हूँ, ठीक है। तो जो आप पर्सनल, वो आपकी डिपेंड करता है कि यार एक बंदे ने मुझसे बिरयानी बनाना सीखी थी, उसने मुझे बहुत अच्छा लेटर दिया, बिरयानी बनाना, समोसे बनाने की रेसिपी। मैंने कहा समोसे नहीं आते भाई, इतनी भी लुटनी बची, लेकिन देख रहे हो, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल किस हद तक है। इस सब के बावजूद जिसके साथ मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ ना, उसने कभी मुझे ये नहीं बताया कि उसके बच्चे कितने हैं, और मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारा हाल क्या है, यू नो। सॉरी यार, आई शुडंट से इट पब्लिकली, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो बहुत रिजर्व्ड आदमी है, ठीक है। तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा फर्क इस चीज से पड़ता है कि कौन कितना आपके लिए आउट ऑफ द वे जा सकता है, ठीक है। और वो अगर आप 6 महीने में किसी के साथ कुछ भी कर लो, चाहे उसके ऑफिस में असिस्टेंट बन के उनके फोन कॉल्स ले लो, और उस बंदे का इतना पावर है कि वो आपके लिए फोन कॉल करेगा और उससे अच्छी जगहों पे काम किया, तो वो फायदेमंद है। सब ये आपने डिफाइन करना है कि आपके कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग किस तरह बन सकते हैं, चाहे रिसर्च से बना लो, चाहे ऑब्जर्वरशिप से। Did that answer your question? Yes, it did. Okay, thanks. अच्छा, और पूछो। नहीं, नेक्स्ट पूछ लेंगे क्वेश्चन। मैं बेसिकली क्या कहते हैं ओवरऑल सारे क्वेश्चन ही। Do you have any other questions? Nah, thank you, Doc. Well, just want to let you know, in case you have more questions, please feel free to contact me. I would be happy to answer them, Okay, thank you very much and have a nice day. It was very pleasant meeting you, Mrs. Khan or Mrs. Khan or sorry, Mr. Khan. चलो यार, अब हम ईसा के पास आते हैं। कोई राय तो नहीं किया भाई? ईसा की हमने आखिरी बारी लगानी है, वो सबसे लेट आई है। अच्छा जी, कोई राय तो नहीं किया? नहीं। चलो हाँ जी, उमर भाई सबसे पहले आपको तो मुबारकबाद हो ना, पहले अपना इंट्रो करा दो सबको। अच्छा, दोबारा से अस्सलाम वालेकुम सबको, और मेरा नाम इसा वसीम है और आई एम ए ग्रेजुएट ऑफ 2012-2013 KEMU, और एट प्रेजेंट अभी मैं इलेक्टिव्स कर रही हूँ एट यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा, और इंशाल्लाह फिर आई एम एमिंग फॉर 2014-15 मैच। सो उमर भाई वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस आपका मैच के। मेरे 2-3 इकट्ठे सवाल हैं, आपस में इंटरलेटेड हैं। पहला तो आप छोटे-छोटे करके कर दो। पहला मुन्ना सवाल ये कि मैच के लिए कोई फिल्टरिंग क्राइटेरिया होता है? आई केम टू नो अबाउट दिस, ठीक है। तो अगर होता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? फॉर प्रोग्राम्स दैट आर लाइक स्मॉलर, ठीक है, जो होते हैं, और जो फैमिली प्रैक्टिस IM साइको ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं बेसिकली फैमिली प्रैक्टिस ओरिएंटेड हूँ और मुझे वही लेना है, या IM लूँगी, इसके अलावा नहीं मैं कहीं जा रही, ठीक है। सो इज इट द स्कोर्स दैट मैटर फॉर मी और इज इट माय USC दैट इज गोइंग टू मैटर फॉर मी? चलो अच्छा भाइयों और बहनों, सारे परेशान हो जाओ, एक बड़ा शॉकिंग सा वो जवाब देने लगा हूँ तुम लोगों को, अच्छा, ठीक है। और ये मुझे भी रिसेंटली समझ आई थी 6 महीने पहले। सबसे ज्यादा पहले मैं इधर बैठे तकरीबन सारों से एक आंसर लेता हूँ। क्या रिजवान, सबसे पहले आपका क्या ख्याल है? गेस करो क्या होगा
फिल्टरिंग क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं, लेकिन मैं एक बड़ा वियर्ड फिल्टरिंग क्राइटेरिया जो ज्यादातर प्रोग्राम सबसे पहले यूज करते हैं बताऊंगा। रिजवान आपका क्या ख्याल है? आई थिंक जो बड़ी स्पेशलिटीज हैं वो स्कोर्स वगैरह से ज्यादा फिल्टरिंग क्राइटेरिया उनका ही होता है मे बी के एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके यूएससी और इन चीजों को कितना ज्यादा एंटरटेन किया, और जबकि जो प्राइमरी सब स्पेशलिटीज मेरा भी ख्याल है कि जो प्राइमरी सब होती है स्पेशलिटी स्कोर्स पे। चलो सही है। हाँ जी, फहद एंड कंपनी, आप लोगों का क्या ख्याल है? फहद, बिलाल एंड कंपनी। स्कोर्स चलो सारी लाइक वो ये देखते हैं कि ये कैंडिडेट जो है आपके प्रोग्राम में और मतलब लाइक उसके कम्युनिकेशन स्किल्स और किस तरह वो मतलब स्कोर्स के साथ साथ ये चीज है कि उसकी जो है कितनी अच्छी तरह आपके प्रोग्राम में वो फिट कर सकता है। लाइक कम्युनिकेशन वो फिल्टरिंग क्राइटेरिया की बात हो रही है। यानी हाँ यार पता क्या क्या हुआ, यानी कि वो तुम्हारी यानी कि वो बेसिकली तुम टाइम कमिटमेंट देखते हैं कि जो उनकी स्पेशलिटी है तुम कितने अरसे से यानी उस चीज में। हाँ ये बहुत ये वैसे देखते हैं आपकी एप्लीकेशन कंसीडर करते हुए, बट इट इज नॉट वन ऑफ द फिल्टरिंग क्राइटेरिया। वन ऑफ द देखो आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन वन ऑफ द फर्स्ट फिल्टरिंग क्राइटेरिया आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? पहले मैं बताता हूँ, आप सब सारे जो बंदे बैठे हुए हैं इस वक्त मेरे साथ वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना मैं था आप लोगों के वक्त में, ठीक है? जब वो मैच प्रोसेस से होकर गुजरते हो आप बहुत सी चीजें समझते हो। एक बहुत बड़ा फिल्टरिंग क्राइटेरिया जो ज्यादातर प्रोग्राम सबसे पहले यूज करते हैं ना, वो आपका एड्रेस है, ठीक है? वो ये होता है कि आप किस स्टेट में रहते हो। अगर आपने न्यूयॉर्क का एड्रेस दिया ना तो ज्यादा आपको न्यूयॉर्क वाले बुलाएंगे, कैलिफोर्निया वालों ने कभी नहीं बुलाना आपको। और अगर आप कैलिफोर्निया में रहते हो तो आपको बड़ी मुश्किलों से न्यूयॉर्क, टेक्सास, कैलिफोर्निया वाले बुलाएंगे, वो कहेंगे यार आप तो कैलिफोर्निया छोड़ के आओगे, ठीक है? और कैलिफोर्निया इस वाले आपको फिर कंसीडर, आप ही की सीवी का बंदा आपसे बेहतर सीवी का बंदा न्यूयॉर्क में बैठा है और आप जैसी सीवी उससे इंफीरियर की सीवी का बंदा कैलिफोर्निया में बैठा है, वो कैलिफोर्निया वाले को बुला देंगे। अगर आप शिकागो में बैठे हो तो आपको मिडवेस्ट से ज्यादा इंटरव्यूज आने के चांसेस हैं, मिशिगन, मिनेसोटा, ये वो। और आप मिशिगन में बैठे हो तो आप कुछ जगह आप टेक्सास है, मिशिगन है, ये लोग जरा इंफीरियर कंसिडर की जाती हैं। तो जितनी आप छोटी स्टेट में रहते हो, आपका एड्रेस जितना छोटा है तो वो कहेंगे यार ये बंदा तो हमारे पास आ ही जाएगा, ठीक है? जितना आप अगर आपका न्यूयॉर्क सिटी का एड्रेस है तो आपको न्यूयॉर्क सिटी वाले शायद कंसिडर करें या ना करें, न्यूयॉर्क स्टेट वाले कर लेंगे। लेकिन जो बाकी छोटी जगह है ना, टेक्सास हैं और अलाबामा के प्रोग्राम्स हैं, वो कहेंगे यार ये बंदा आके अलाबामा क्यों रहेगा, ठीक है? तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपना चुन के, मतलब आई थिंक न्यूयॉर्क, शिकागो, ये वो जगह हैं जहां से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो इसलिए आइडियल ये है कि अगर आप दे सकते हो और कहीं को किसी को जानते हो तो अपना इरास पे एड्रेस वो डालो जहाँ पे ज्यादा प्रोग्राम्स हैं, ठीक है? क्योंकि प्रोग्राम्स इस चीज को देखते हैं यार ये बंदा रहना चाहेगा हमारे पास। ज्यादा प्रोग्राम्स पसंद वो करते हैं लोग जो उनके पास रेजिडेंसी खत्म करके स्टे करें एज अटेंडिंग्स और ये वो। तो ये एक चीज होती है जो कि ज्यादातर प्रोग्राम मतलब। अच्छा, दूसरी बात, इसको प्रूफ कैसे करते हो? हर प्रोग्राम को कॉल करके कहो, नहीं हर को तो नहीं, जिसको कह सकते हो कि मेरी फैमिली यहाँ पे, यू नो, वो इस चीज को भी बहुत कंसिडर करते हैं, बहुत ज्यादा, कि यार ये फैमिली है इसकी यहाँ पे, ये तो आएगा ही हमारे पास, ठीक है? उन्हें ये होता है कि ये ना लिमिटेड स्लॉट्स हैं इंटरव्यू के, हम ऐसे बंदे को देते हैं जिसका कोई इधर जानने वाला है ना, और वो आके दे और फिर हमें रैंक इतनी लो करे कि हमारे पास आए भी ना। सबसे पहले वो इंटरव्यू पे बुलाते ही ऐसे लोगों को हैं जो उनको लगे कि हमारे पास रह सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, हर प्रोग्राम स्कोर्स को फिल्टरिंग क्राइटेरिया यूज नहीं करता, बहुत से करते हैं, आई थिंक 60 to 70% करते हैं, बहुत से प्रोग्राम्स नहीं करते, ठीक है? ज्यादातर प्रोग्राम्स आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन देखते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट भी है उसमें, इलेक्टिव्स भी है उसमें, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी है। एंड मुमकिन है कि किसी के 99 है और उसको इंटरव्यू नहीं भेजा और उन्होंने 88 और 86 वाले को भेज दिया है क्योंकि उसकी फैमिली वहाँ पे है और उसकी सीवी ओवरऑल अच्छी है, उसके लेटर्स बहुत अच्छे हैं, उसकी पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी है, उसकी सीवी अच्छी बनी हुई है, उसने जो ईमेल्स किए हैं प्रोग्राम्स को उसमें गलत इंग्लिश नहीं लिखी, फेसबुक वाली इंग्लिश नहीं लिखी, TC, BTW और ये नहीं लिखी। ये प्लीज यार ये आदत जितनी जल्दी खत्म कर सकते हो ना कर लो, कि बिल्कुल ईमेल में भी और फेसबुक पे भी और किसी को भी जब आप सीनियर को या किसी को भी गाइडेंस के लिए बोल रहे हो ना, ये काम नहीं करना प्लीज। जो होता है ना, जो हम लोग एब्रिविएटेड इंग्लिश है हमारी, वो नहीं करना। पूरी इंग्लिश सही, ग्रामेटिकली एग्जैक्ट, एक जो ग्रामर का समझो कि इंग्लिश का ऐसे लिख रहे हो, ग्रामर की गलतियां निकलनी है, स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामर की मिस्टेक, यहाँ तक वो चेक करते हैं। वो कहते हैं जिस बंदे ने हमें ईमेल करते हुए ये नहीं देखा इस चीज का या पर्सनल स्टेटमेंट में कि स्पेलिंग एरर्स नहीं चेक किए, ग्रामर एरर्स नहीं चेक किए, वो से बड़े मैं ये वो हैं कि जिनको ऐसी गलतियां हैं जो आपकी एप्लीकेशन में देख के वो आपकी एप्लीकेशन 1 सेकंड में रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है?
तो ये चीजें हम लोग सोचते हैं, हम लोग कभी भी कई में उसी जगह बैठे हैं, जो बंदा 99 लेके गया उसको रेजिडेंसी मिल गई है, जिस बेचारे के 1991 आ गए उसे नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें कंसिडर होती हैं। 99 लेके बेचारे इतनी अच्छी जगहों पे नहीं जाते जितना 90 वाला चल जाता है। बात स्कोर्स हैं, स्कोर्स पे सोने पे सुहागा लगाना बहुत जरूरी है। वो असल चीज जो है आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन होती है। स्कोर्स आर जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, प्रॉबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन जो आपकी बाकी चीजें वो बहुत वैल्यूएबल होती हैं। 60% फिर मैं कहूँगा आपके फिल्टर करती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि देखो अगर उनका फिल्टर 220 है तो 225 और 245 बराबर हो गए अगर, ठीक है, कहना नहीं चाहिए ऑब्वियसली बराबर नहीं, लेकिन इस लिहाज से कि अगर 225 की सीवी बेहतर है, लेटर बेहतर है, तो उन्होंने 225 वाले को रख लेना, 245 को नहीं रखना। लेकिन 215 को उन्होंने कंसिडर भी नहीं करना, ठीक है। इसी तरह किसी का 240 क्राइटेरिया है तो वो 225 वाले को नहीं कंसिडर करेंगे, जो मर्जी हो जाए। और फिर असल मुकाबला आपके स्कोर्स जो है ना, वो याद रखो आपको फिल्टर क्राइटेरिया से आगे लेके जाते हैं एक चीज, और आपको इंटरव्यू दिलाने के लिए एलिजिबल बनाते हैं। आपको इंटरव्यू आएगा कि नहीं आएगा वो आपकी बाकी चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, लेटर्स पे, पर्सनल स्टेटमेंट, सीवी पे। और आपको रेजिडेंसी मिलेगी ना, तो कभी आप याद रखो, कभी आपको आपके स्कोर की वजह से रेजिडेंसी नहीं मिलती, कभी भी। आपको आपकी रेजिडेंसी मिलती है आपके इंटरव्यू की वजह से, आपके लेटर्स की वजह से, आपकी फोन कॉल्स की वजह से। अगर आपको आपके स्कोर की वजह से रेजिडेंसी मिलती होती ना, तो हर 99 वाले की रेजिडेंसी मिली होती, कोई 99 वाला अनमेच्ड नहीं आता। अगर आप इंटरव्यू में जाके बेवकूफियां मारोगे, यू आर नॉट ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली, आप इंटरव्यू सही नहीं दे रहे, आपने कोई गलत बात कर दी है, किसी से रूडली और बदतमीजी से बात की है, तो आपको वो नहीं रखेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मुझे पता है बहुत गलतफहमी है, मुझे बड़ा मिसगाइड किया था, हमें भी बड़ा नहीं पता होता लोगों को। इसीलिए मैंने ये कहा कि यार, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोगों को बता सके, अवेयरनेस है ना, आप लोगों को पता लगेगा, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, इंशाल्लाह आप लोग हमसे आगे जाओगे, फिर आप अपने जूनियर्स को गाइड करोगे, वो आपसे आगे जाएंगे। तो इससे जेलस कभी नहीं होना, ये एवोल्यूशन है कि हमेशा जो आने वाली नस्ल होती है वो पिछले वालों से बेहतर होती है। आप लोग 1 साल जूनियर होके हमसे बेहतर होगे, 2 साल जूनियर होके वो उससे भी बेहतर आएंगे, तो इससे नहीं जेलस होना। अपने जूनियर्स को, इवन अपने कंपेटिटर्स को भी सही गाइड करो। रिस्क अल्लाह की जात ने लिखा है, जहां उनका दाना पानी और जितना अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत में सक्सेस लिखी है वो आनी आनी है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो कि जितने भी जूनियर्स को अपनी अकल के मुताबिक बेस्ट गाइड करो, और कोशिश करना कि अपने पे एक एहसान करना। जिस बंदे को ज्यादा नहीं पता ना, मतलब प्रॉपर जिसके पास नॉलेज नहीं है, उससे मशवरा ना लेना। सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें कई में बहुत से लोग मशवरा दे देते हैं, जबकि वो ऑथेंटिक है कि नहीं इस बात का कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है, काफ़ी आजकल परेशानी देता है मुझे इस बात में कि मैंने इलेक्टिव्स ख़त्म करने के बाद, CS देने के बाद वापस पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि आई हैव माई फैमिली हियर। तो आई वांट टू प्रिपेयर, सारे एग्जाम्स यहाँ पर करने और सारा कुछ करना। अब वो गैप मैंने कैसे पूरा करना है? और मैं ये वही मैं बताता ना कि कई में ना कुछ कहानियां चलती हैं हमारे, हाँ चलती हैं, कहानियां जो होती हैं ना वो कहानियां ही होती हैं, उनकी हकीकत जो है ना वो ना अफसानों की तरह होती हैं, जो कभी असल में नहीं होते। कभी किसी ने ऐनक वाला जिन देखा है? असली में नहीं देखा, वैसे देखा है। नहीं देखा यार, किसी ने ऐनक वाला जिन नहीं देखा है यार, क्या हो गया? बचपन में नहीं, मैं असल की बात कर रहा हूँ, देख लो यार गौर से। भाइयों, असल बात यह है कि ये कई की कहानियां जो होती है ना हमारे, अनफॉर्चुनेटली लोगों को नहीं पता होता। खुद रेजिडेंसी पकड़, जिसने रेजिडेंसी पकड़ी हुई है ना, वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। जो आपको कई में बैठा गाइड कर रहा है ना, उस बेचारे को भी तो खुद रेजिडेंसी नहीं मिली, वो इस सारे प्रोसेस से गुजर रहा है और वो कहानियां सुनाता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और टेंशन का टाइम होता है रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना, इलेक्टिव्स के लिए अप्लाई करना। हम कहते हैं जिस दिन MBBS खत्म होता है खुशी का टाइम शुरू होता है, भाई अजाब भी उसी वक्त शुरू होता है, ठीक है। रेजिडेंसी जब तक नहीं मिल जाती ना, जब तक आप कमाना नहीं शुरू कर देते, खासतौर पे इधर लड़के हैं बेचारे, उनकी होती है शादियां होनी होती है, वो बेचारे परेशान होते हैं, या नहीं भी होनी होती, उन्हें होता है यार घर वालों पे बोझ बने हुए हैं, 23-24 साल उम्र हो गई है, कहाँ से कमाएंगे, क्या करना है यार, कब तक पैसे ले, उनसे पैसे ले रहे हैं, फीसें दे रहे हैं, टेंशन होती है, सबको होती है। बात यह है कि ये बहुत स्ट्रेसफुल टाइम है सबके लिए, जो हॉस्टल में बैठे तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे क्लास फेलोज, जूनियर, सीनियर, सारे लोग वो इस बहुत स्ट्रेसफुल टाइम से गुजरते हैं। और उस स्ट्रेस को और फ्रस्ट्रेशन को, डेस्परेट एटीट्यूड को वो कहानियों से निकालते हैं। कभी नहीं किसी ने कुछ कह दिया गुस्से में, यार इस तरह नहीं हो सकता, तुम्हें तो नहीं मिलनी है वो। असल बात यही है कि जो आपकी तैयारी होती है ना, टाइम वो सबका लगता है और इन्हें भी पता है। मेरा नहीं ख्याल कि ऑब्वियसली एक बंदे ने 3 साल लगाए हैं स्टेप 1 देने में, तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन एक बंदे ने साल के अंदर अंदर स्टेप्स दे दिए हैं, या चलो 2 साल में भी दे दिए ना, उसको प्रॉब्लम नहीं है।
उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। एक बंदा है वो कहता है जी मैंने 4 साल में स्टेप 1 दिया है, मैंने 5 साल में स्टेप 2 दिया, जो है मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसने 9 साल में सिर्फ स्टेप्स दिए थे। ठीक है, तो उसको प्रॉब्लम होगी। एज लॉन्ग एज यू आर applying within 5 to 6 years of graduation and you haven't taken more than 2 years off for your USMLEs, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जो है सो है, और वो ये है कि भाई आप लोग जो हैं ये सेकंड ईयर क्या हो गया, मुझे मैसेजेस आए हैं फेसबुक पे, कोई हमें ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। ओह अच्छा, चलो लोगों ने तारीफें की हैं। खैर अच्छा, देखो भाई कि यार बात यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी ना इस वक्त जो आप लोगों की ज़्यादातर लोग जो इधर बैठो आपकी सिचुएशन में, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि USMLEs जल्द से जल्द करें और स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा लें। अगर आप मुझे कहती हो कि उमर भाई मैं 6 महीने तैयार करके 94 ले रही हूँ और मैं 1 साल तैयारी करके 97 ले रही हूँ, ठीक है, और मैं 2 साल तैयारी करके 99 लूँगा, तो मैं कहूँगा जो है ना 6 महीने और 1 साल, ठीक है, 6 महीने और 1 साल के दरमियान रहो, आगे ना जाओ। अगर 6 महीने में 94 ले रही हो और 1 साल में सारे स्टेप्स करके आ रही हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर 2 साल लगा के जो है 250 260 लेना है तो ऐसे 2 साल लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा नहीं, मेरा कंसर्न ये है कि वो ड्यूरिंग इंटरव्यूज वो आपसे पूछते हैं इतना कि क्या कर रहे हैं और आप ऑनेस्ट हो जाओ। पता है क्या, अब बात ये होती है कि 98 में ना 98-99 में कभी किसी के पास US लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता था ना, तो बहुत बड़ी चीज होती है, फिर उसको उसी वक्त रख लेते थे। 2003-2004 में ना जिस किसी की रिसर्च है तो वो तो यार उसको तो उठा के हार्वर्ड हॉपकिंस में रेजिडेंसी मिलती थी। ठीक है, मसला ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या यार होता है, जब चीज़ बहुत आम हो जाती है ना, इकोनॉमिक्स का रूल है डिमांड एंड सप्लाई का, जब चीज़ को बहुत ज़्यादा आम हो जाती है ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इलेक्टिव्स के साथ ऐसा ही है। ठीक है, इलेक्टिव्स लोगों ने बहुत सारी दुनिया को पता लग गया, उन्होंने इलेक्टिव्स करने शुरू कर दिए, US लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जेनरिक हो गए, उनकी वैल्यू कम हो गई। और इसी तरह वो इतने फॉरेन ग्रेड्स को देखते हैं कि प्रोग्राम डायरेक्टर्स के, उन्हें इतने बेवकूफ़ नहीं उन्हें पता है। अगर आके आप दिखाओगे, और ज़्यादातर वो फ़ोन कॉल करके वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब आप जाके उनके पास 25 फॉरेन ग्रेड्स आते हैं और उनमें से 20 कहते हैं कि हमने 2 साल एक प्राइवेट अस्पताल में पाकिस्तान में काम किया था, ये उसका सर्टिफिकेट है। उन्हें पता होता है कि उन्होंने क्या किया था, उन्हें ये भी पता है कि पाकिस्तान में फैकल्टी से जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आते हैं वो कैसे आते हैं, समझ आ रही है, उन्हें पता होता है। ज़्यादातर बेहतर ये होता है कि बजाय इसके कि आप झूठ बोलो और वो प्रिटेंड करें कि उन्हें आपका झूठ नहीं पकड़ा, इस अनईजी सिचुएशन में जाने से बेहतर है कि आप ऑनेस्टली बताओ कि मेरी फैमिली यहाँ पे थी और मुझे तैयारी करने में टाइम लगा और मैंने इतनी तैयारी की। झूठ नहीं बोलना। ये याद रखो कि नेक नियति और सदाकत से आपको नुकसान नहीं हो सकता, ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है। अगर नेक नियति से सच बोलोगी ना तो नहीं प्रॉब्लम होता। मैंने जब तक मतलब आप सबके लिए यार देखो, नेक नियति से बताओ, उन्हें बोलो कि भाई 2 साल तैयारी की है या साल तैयारी की है, ठीक है। अब फेक सर्टिफिकेट बनाओगे तो ज्यादा बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। फेक सर्टिफिकेट बनवाया, उन्होंने कॉल कर, और पूरा कोशिश करते हैं वो कॉल करके वेरीफाई करने की, वो कॉल करें और उधर जाके आप कहती हो जी मैंने ऑस्टियोपैथिक मेडिकल सेंटर जेल रोड लाहौर में काम किया, आप सर्टिफिकेट भी बनवा लेती हो, आपके जानने वाले मामू के रिश्तेदार हैं उन्होंने बना के दे दिया। उधर फोन करके कहते हैं, उधर से पाकिस्तान में वो क्लर्क है, पहले तो उसको अंग्रेजी नहीं समझ रही, हेलो कौन बोल रहे हैं कि ये, और वहां से उससे पूछते हैं जी डू यू नो डॉक्टर इज़ा वसीम, कहते हैं आई डोंट नो एनी डॉक्टर इज़ा वसीम, हु इज शी। ठीक है, उधर से उन्हें पता लग जाता है कि आपने अपनी सीवी में लिखा 2 साल काम करी और आपको अस्पताल में जानता कोई नहीं है, उस डिपार्टमेंट में कोई नहीं जानता। और अगर ये हो जाए तो वहां पर जिस जगह में ये प्रूव हो गया ना कि आपने ब्लफ किया, वहां आपको रेजिडेंसी नहीं कभी। ठीक है, तो इससे इतना परेशान ना हो, ये इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। हर साल इतने केमकोलियंस को, पाकिस्तानियों को, देसियों को रेजिडेंसी मिलती है जो कि टाइम ऑफ लेके USMLEs की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये इतना बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए कि यू नो मेरा टाइम ज़्यादा शायद टाइम सिंस ग्रेजुएशन हो गया और सीवी में गैप आ गया। ये पाकिस्तान की मैंने बताया ना कई के टैबूज हैं, वो मिथ्स हैं हमारे जो कई में हमारे चलते हैं, लेकिन वो सिर्फ अफसाने हैं, इनमें रियलिटी कुछ नहीं है। वो होता होगा 4-5 साल पहले कि जिसने 5 साल का गैप रखा हुआ है और जिसने 2 साल का रखा है तो वो 5 साल को प्रेफर करते होंगे। अब उन्हें पता लग गया है कि सबने 2 साल की तैयारी करनी है, 2 साल 1-2 साल सबको लगते हैं, और वो मेरा नहीं ख्याल, उन्हें भी पता है यार कि भाई बच्चों को टाइम लगेगा। कोई बहुत अनटिल अनलेस को बहुत सुपर लोग ना हो, जिस तरह आपके अलबामा में अयाज भी हैं,
उस तरह के लोग ना हो कि जिन्होंने फाइनल ईयर के 6 महीने के अंदर अंदर सारे यूएसएमएलईज कर लिए। ज्यादातर हमारे जैसे, मैं तो बेचारे 3 साल लगाए थे सारे करते करते, ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोगों को टाइम लग जाता है और आपको बेहतर होता है कि ऑनेस्ट। ठीक है, सही, ठीक है। डिड दैट आंसर योर क्वेश्चन? बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन, 2 मोर। एक ये कि फैमिली प्रैक्टिस के लिए कितनी वन डायरेक्शनल सीवी होनी चाहिए जब व्हेन इट कम्स टू क्लिनिकल एक्सपीरियंस, या फिर आप सजेस्ट करते हैं कि इट शुड बी अ कॉम्बो ऑफ एवरीथिंग? अच्छा, इसे देखो, अभी आप मेडिसिन की और इंटरनल मेडिसिन और फैमिली प्रैक्टिस की बात कर रही हो, आपकी बात, तो आपको मैं सबको, आपका ये है कि अगर आप फैमिली प्रैक्टिस करना चाहती है तो सबसे ज्यादा फैमिली प्रैक्टिस में आपको ऑब्जर्वरशिप से हेल्प करेंगी या लेक्चर्स, और इन्हीं का फायदा होगा सबसे ज्यादा। तो इसमें आप क्वेश्चन दोबारा बोलो, क्या था? हाँ, कि कितना वन डायरेक्शनल सीवी होना चाहिए, बेहतर है फैमिली प्रैक्टिस या कॉम्बो ऑफ मेडिसिन? कॉम्बो कर लो, बेस्ट है। देखो, मुझे सीवी में नहीं समझ आ रही, सीवी से आपका क्या मतलब है? आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस या लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस? लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। शुड इट बी फ्रॉम फैमिली प्रैक्टिशनर वाला एक्सपीरियंस या मेडिसिन की जो जनरल स्पेशलिटीज हैं, सब स्पेशलिटी उनका लेटर्स होने चाहिए? ऑब्स गायनी की भी डाल सकती हो, मेडिसिन के भी डाल सकती हो, लेकिन ऑब्वियसली न्यूरोसर्जरी का डालोगी, ईएनटी का डालोगी, आई का डालेगी, उससे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं होना। लेकिन अगर मुझसे पूछते हो क्यों, फिर सबसे पहले वो बात आती है, कंटेंट इज द किंग। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कहती हो कि उमर भाई मेरे पास 4 बहुत अच्छे फैमिली प्रैक्टिस के लेटर्स हैं और दूसरे सेट में मेरे पास एक ऑब्स गायनी का बहुत अच्छा है, एक सर्जरी का बहुत अच्छा है, एक इंटरनल मेडिसिन का बहुत अच्छा है, तो मैं चारों स्पेशलिटीज का एक डाल दूं या फैमिली प्रैक्टिस के 4? मैं कहूँगा बेहतर है चारों को डाल दो। अगर एक्सपेरिमेंट करना ही है तो थोड़े 3 फैमिली प्रैक्टिस के डाल दो और एक और कोई डाल दो। लेकिन बेहतर यही है कि हमेशा अपनी स्पेशलिटी के लेटर्स, बेस्ट सिनेरियो अगर नहीं अवेलेबल तो जो अवेलेबल है वही लगाओगी ना। बिल्कुल ठीक है। तो उसको नहीं सोचना। वो ये याद रखो कि हमेशा हर चीज आप परफेक्ट नहीं कर सकते। 15 सितंबर तक आपके 4 आपकी स्पेशलिटी के लेटर्स भी हों और आपके यूएसएमएलईस के सारे रिजल्ट्स भी आए और आप ईसीएफएमजी सर्टिफाइड भी हो और आपकी पर्सनल स्टेटमेंट भी तैयार हो और आपके फोन कॉल्स भी हुई हो। और वी डोंट लिव इन आइडियल वर्ल्ड, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं। वो ओवरऑल एग्रीगेट जो सम है ना इन चीजों का, वो मैटर करता है। ये नहीं होना कि भाई अच्छा 4 लेटर नहीं हुए मेरी स्पेशलिटी के, तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर साल बहुत लोग मैच करते हैं जो कि जिनके पास अपनी स्पेशलिटी के पूरे लेटर्स नहीं होते। सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलो। अच्छा, और अगला क्वेश्चन है कि वीजा स्टेटस कितना हेल्प करता है इंटरव्यू लेने में? ग्रीन कार्ड होल्डर हो? हाँ, इसीलिए बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा करता है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं करता कि। हाँ, लेकिन मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इसका स्टेटस है कि मैं अपने जहन में ये बिठा के ना तैयारी करूँ ना, क्योंकि कई लोग कहते हैं अच्छा फिर अगर ग्रीन कार्ड हेल्प करता है तो मैं स्कोर कम ले लूं, हाँ, 1-2 सीएस फेल कर लूं, अल्लाह रहम करे, लेकिन बड़ा वो रिलैक्स होके ना तैयारी करूं। नहीं, रिलैक्स होके ना करो, फिर यूएसएमएलईस करने की जरूरत नहीं है। अगर देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो बिहेवियरल साइंस स्टेप 1 पढ़ना शुरू किया अभी तक के? नहीं पढ़ा। अभी सीएस की तैयारी चल रही है, अभी स्टेप 1 की नहीं। स्टेप 1 दिया हुआ इधर किसी ने? सारी अभी शुरू है। चलो अच्छी बात है। स्टेप 1 में पढ़ोगे कि बेस्ट बिहेवियरल साइंसेस में कि बेस्ट परफॉर्मेंस होती है जब आपका जो ना इस तरह की स्लोप जारी होती है, जब आपकी सेंट्रल लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है। जब एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है तब भी नहीं पढ़ाई होती, जब लो स्ट्रेस होता है तब भी नहीं होती, जब मीडियम स्ट्रेस होता है तो वो थोड़ी टेंशन तो जरूरी है। अगर मैं आपको ये कह दूं ना इज़ा आराम से रिलैक्स करो, कोई बात नहीं है, उमर जो है ना आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी क्योंकि आपके पास ग्रीन कार्ड है, और आप जाओ, उमर भाई ने कह दिया ग्रीन कार्ड है, रेजिडेंसी मिल जानी है, कोई मसला नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं थोड़े बहुत नंबर ले लूंगी, मिल जाएगी, कोई नहीं मिलनी भाई, इतना आसान नहीं है। ये उतना ही फर्क है जितना कई, मैं बताता हूँ, बड़ी ये अच्छी एग्जांपल है। उतना ही फर्क है कि जितना कई का किसी के पब्लिक मेरिट पे आया हो या कोई प्राइवेट सीट पे मेरिट पे आया हो। ठीक है। जो बेचारा कई में आता है ना, मतलब कई में आने वाले सारे बेचारे होते हैं, उन्हें कई में आने के बाद पता लगता है कि यार हम कितने बेचारे हैं, हमारे साथ हुई क्या। हम तो सोचते रहे यार हम तो बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ द कंट्री में जा रहे हैं। खैर, तो चक्कर ये है कि जब आप जाते हो ना कई में, तो जो प्राइवेट बच्चा आता है उसका और जो मतलब आपके रेगुलर मेरिट पे आया होता है, वो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता, 1-2 परसेंटाइल का फर्क होता है। वही जिसने इलामा इकबाल में जाना था वो पैसे दे के प्राइवेट पे आके कई में पहुंच जाता है। ठीक है। और ये इतना ही फर्क है ग्रीन कार्ड का। ऑब्वियसली फर्क होता है, ये नहीं है कि बिल्कुल कोई फर्क नहीं होता, लेकिन ये भी याद रखो कि सबसे ज्यादा जो चीज है ना वो आपके सिग्निफिकेंस कम नहीं होती चीजों की,
ठीक है, जहां इन लोगों को 96 पे रेजिडेंसी मिलनी है, शायद आपको 94 95 पे मिल जाए। लेकिन अगर इनकी सीवी आपसे ज्यादा अच्छी है, लेटर ज्यादा अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो आप अपना ग्रीन कार्ड देखती रहोगी, यार क्या फायदा होगा। ठीक है, स्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट नहीं लेना, जितना कर सकती हो करो, उसके बाद अल्लाह ताला जितना मर्जी दे दे। ठीक है, वो पंजाबी की बड़ी अच्छी कहावत है, पानी तक माली तक कम है, मशका लाना पर मशका लावे, तो वो रब दा कम है फल बूटे देना, ये लावे या ना लावे जो ये व्हाटएवर। ठीक है, तो कोशिश करो, अगर अल्लाह ना करे स्कोर कम आ जाए तो आप बड़े काम कर लेते हो, उसमें ग्रीन कार्ड भी हेल्प कर सकता है ये वो, और जिनका नहीं है उनको भी कर सकता है। ठीक है, जिनका नहीं है वो भी अपनी सीवी करके, ये नहीं है कि किसी के बेचारे के 90 आए तो उसको रेजिडेंसी नहीं मिलेगी, उसको भी मिल सकती है। तो देयर इज नेवर एन एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट अपनी लाइफ क्यों स्ट्रेसफुल बनाती है स्कोर्स कम लेके, बाद में पछताओगे यार मेरे स्कोर 2-3 परसेंटेज ऊपर आ जाते तो शायद मेरी रेजिडेंसी आराम से मिल जाती, मैं 1 साल अनमैच ना जाती, मुझे स्क्रैम्बल में ना जाना पड़ता। अपने आप को इतनी टेंशन में क्यों जानती हो? जो अल्लाह ताला ने इस वक्त हाथ में दिया है ना, उसे इंप्रूव करो, और जब आगे निकल जाओगी तो जो चीज गुजर चुकी है ना उसे आप इंप्रूव नहीं कर सकती, आगे ही जो चीजें उन्हें इंप्रूव करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन इज डायरेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे फ्रेंड्स अभी मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि उनको नहीं मिला था इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, उन सब का बेसिक कंसर्न यही है कि उनके पास चूंकि अभी वीज़ा नहीं है, नो यूएससी, वो सारे अभी परप्लेक्स्ड हैं कि शुड दे स्किप हाउस जॉब और फोकस ये पूरा साल लगा के एग्जाम्स दे दें, या फिर उन्हें ये स्टूपिडिटी है डूइंग हाउस जॉब और एग्जाम्स। आप क्या सजेस्ट करते हैं? सोचने दो मुझे। हाँ, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। बट दिस इज द सेम क्वेश्चन फहद एक्चुअली ब्रॉट अप व्हाइल अगो। ठीक है ना, कि हाउ नहीं ठीक है यार, फिर मुझे सोचने दो। तो जिसको B1 B2 वीजा नहीं मिला, राइट, बिल्कुल, कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, और वो अब वो इसी उसमें है ना कि कल को इतनी मेहनत करने के बाद। अच्छा, मुझे क्वेश्चन समझ आ गया। नहीं, आपने ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिक्स कर दिया, तो मुझे इसको सिंपलीफाई करने दो। ठीक है, एक बंदा है कहता है यार मेरे पास इलेक्टिव्स कोई नहीं है, लेकिन मेरे यूएसएमएलईज के बहुत अच्छे स्कोर हैं और मेरे पास यूएस का कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, मेरा यूएस का कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने यूएसएमएलईज भी नहीं दिए, मुझे अमेरिका में रेजिडेंसी मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। हर साल बहुत से ऐसे लोगों को रेजिडेंसी मिलती है जिनके पास यूएस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं होते, यूएस एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, अगर एक बंदा कहता है कि मेरा वीज़ा अप्लाई किया था मैंने 5 दफ़ा, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मुझे रेजिडेंसी मिल जाएगी? भाई रेजिडेंसी मिल जाए, शायद वीज़ा दोबारा ना मिले। ठीक है, तो वो डिफरेंट हैं चीज़ें। एक बंदा कहता है कि मेरा स्टेप 1 2 दफ़ा फेल हो गया और स्टेप 2 भी 2 दफ़ा फेल हो गया, स्टेप 2 CS भी 3 दफ़ा फेल हो गया, मुझे रेजिडेंसी मिलेगी? वो मेडिसिन में गलत काम कर रहा है, उसे मेडिसिन में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर हो भी गया है तो पाकिस्तान में रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। अमेरिका में छोटे मोटे कोई असिस्टेंट की जॉब कर ले, रिसर्च की जॉब कर ले, रेजिडेंसी मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए बहुत डिफरेंट चीज़ें आपने जो पूछी है ना। अगर कोई कहता है मेरे पास इलेक्टिव्स नहीं है, मेरे पास रिसर्च नहीं है, मेरे पास यूएस LORs नहीं है, तो मुझे मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, हर साल मिलती है। हो सकता है 1 साल अनमैच चल जाए तो वो दोबारा यही काम कर लेगा जो ये सब जो है ना फहद एंड कंपनी क्वेश्चंस कर रहे थे कि भाई कोई अनमैच जाए तो क्या करें, तो यहाँ जो रिजवान पूछ रहा था वो इस तरह के काम कर लेंगे और हो सकता है उन्हें मिल जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब सवाल ये आता है कि फिर हाउस जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब ये पता है कि रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। एक वेल ऑफ बच्चा है जिसके अम्मी अब्बू के पास इतने पैसे हैं कि वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं अगले 3 साल तक और उसकी यूएसएमएलई की फीसें भी दे सकते हैं, तो उस बच्चे को तो आराम से हाउस जॉब छोड़ के यूएसएमएलई करनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो उसको अपने आप को सपोर्ट करने के लिए हाउस जॉब की तनख्वाह नहीं चाहिए, वो उसके अम्मी अब्बू कर रहे हैं, वो बाद में अनपेड हाउस जॉब कर लेगा, उसको इतना मसला नहीं, उसका बैकअप भी स्ट्रॉन्ग है। अगर बेचारा को फाइनेंशियली वीक है अपने घर से और उसको वीज़ा भी नहीं हो रहा है या उसको पास आ नहीं सकता, तो उसको यूएसएमएलईज कर सकता है। लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो जिस तरह इधर ही मैंने बताया था, इनमें से किसी को कि 70% चांसेस हैं कि मिलेगा, 30% है कि नहीं मिलेगा। तो वो ये है कि हाउस जॉब अगर कर ले तो थोड़ा बहुत अपना सिक्योर कर लेता है अपने आप को इस लिहाज से। ठीक है, तो वो पर्सन टू पर्सन हर एक की फाइनेंशियल कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा वेल टू डू है तो मेरा ख्याल है उसे चाहिए कि वो हाउस जॉब स्किप करते, और अगर कोई वेल टू डू नहीं है, उसने घर पैसे भिजवाने हैं, अम्मी अब्बू हैं, वो उस पर डिपेंडेंट हैं कि बेटा डॉक्टर बनेगा तो हमें कुछ पैसे आएंगे और हमारे हालात बेहतर होंगे, तो बेहतर है कि वो हाउस जॉब कर दे। ठीक है, और कुछ? मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि पर्सनल स्टेटमेंट जब आप लिखते हैं तो क्या चीज़ें हैं जिन पे फोकस होना चाहिए सबसे ज़्यादा? पर्सनल स्टेटमेंट शुड बी पर्सनल।
कितनी पर्सनल है, बड़े सैंपल्स मैंने देखे हैं। नहीं, यही तो गलती है ना, सैंपल नहीं देखने देना। यही बात है कि पर्सनल स्टेटमेंट शुड बी पर्सनल। पता है क्या लोग, फिर मैं बताता हूँ, अनफॉर्चुनेटली ना हमें गलत गाइडेंस की वजह से इतने ज़्यादा गलत मशवरे मिलते हैं कि हम सही काम करते करते रह जाते हैं। इधर में बैठे आप सारे माशाल्लाह बच्चे ज़हीन हो, आप सारे इस वक्त अलबामा में और पूरी फौज बैठी हुई है, आप लोग इलेक्टिव्स कर रहे हो और गोरों से रोज़ बात करते हो। पहला हफ्ता आते हो तो आपको समझ नहीं आती, अगर आप पहले कभी अमेरिका नहीं आई, यार कौन सी अंग्रेजी बोलते हैं, हमें तो इनकी एक्सेंट नहीं समझ आती और आपको लफ्ज़ नहीं मिल रहे होते बोलने के लिए। लेकिन माशाल्लाह आप सारे स्मार्ट बच्चे हो, 2-3 हफ्ते क्या 1-1.5 हफ्ते बाद आप इनसे फर सारी इंग्लिश में बातें कर रहे होते हो। ठीक है, हम हर एक बच्चे में राइटिंग स्किल्स हैं, वो कैम्पोलियन है, वो कई में आया, एवं नहीं उठ के आया। ठीक है, हर एक में स्पीकिंग स्किल्स हैं, जिनमें नहीं है वो बेचारे भी सीख लेते हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये कि गाइडेंस, इतनी गलत गाइडेंस होती है कि यार किसी की पर्सनल स्टेटमेंट देख लो और छापा मार लो। कभी नहीं ये करना। वही मैंने बताया ना कि पूरी पर्सनल स्टेटमेंट पता लग जाता है, बड़े आराम से पता लग जाता है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप जब इंशाल्लाह यहाँ काम करोगे, पेपर्स लिखोगे, तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको पता लग जाता है कि ये जुमला जिस बंदे ने भेजी है पर्सनल स्टेटमेंट, उसने लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, वो इस तरह के, मैंने अगर अपनी इंग्लिश लिखी हुई है, मैंने पहले 2 पैराग्राफ में बड़ी सीधी सादी सी इंग्लिश लिखी है और तीसरे चौथे पैराग्राफ या लाइंस में मैंने बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इंग्लिश वाले वर्ड्स यूज़ किए, तो उन्हें पता लग जाएगा यार ये किसी और के जुमले हैं और ये जो है ये इस बंदे के अपने। पर्सनल स्टेटमेंट लिखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप, इट शुड बी पर्सनल। ये याद रखो, सबसे पहली चीज़ सोचो बैठ के कि अगर किसी को बताना पड़े, या बड़ा अच्छा तरीका है, अल्लाह ना करे सोचो कि मरने का वक्त आ गया, अल्लाह मियाँ के सामने पेशगी हो रही है। ठीक है, अल्लाह मियाँ के सामने बैठे और अल्लाह मियाँ कहते हैं हाँ भाई पूरी ज़िंदगी किया गया, कोई चज का काम किया था या ऐसे ही बस तो आप खुदा को क्या जवाब दोगे? हर किसी ने कोई ना कोई अच्छा काम किया होता है, जितना मर्जी बुरा हो, तो आप वो में लिखो कि भाई आपने यही जो कुछ लिख सकते हो कि भाई आपने सारी ज़िंदगी काम क्या क्या किए हैं, अच्छे काम, उस पर स्टार्ट करो, बचपन से लेके अब तक अपने बारे में डिफाइन करो, अपने बारे में लिखो, और उसके बाद आप दूसरों के देखो। आप जो बात कहना चाह रही हो शायद किसी ने एक बेहतर अंदाज में कह दी है, तो आप उसका सेंटेंस जो है ना थोड़ा मॉडिफाई करके यूज़ करो। लेकिन पूरी पर्सनल स्टेटमेंट किसी की उठाओ, किसी के 6 साल की उम्र में उसके अब्बा जी को हार्ट अटैक हुआ था और वो अस्पताल गए थे और उनके मामू की पेंडिसेक्टमी हुई थी, तब भी अस्पताल गए थे और उन्होंने जाके सर्जन देखा था और कहा था मैं एक सर्जन बनूंगा उस एक्सपीरियंस को देख के। या तो वो ये है कि वो उन्होंने पढ़ा है, उन्हें पता है कि वो लोग, पर्सनल स्टेटमेंट शुड बी पर्सनल, वो आपसे लिखी होनी चाहिए, उसका हर जुमले को आपको जस्टिफाई। मुझसे ना मेरी पर्सनल स्टेटमेंट के हर एक पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस हुए हैं। मतलब ये कि अच्छा होता है ना, आपने झूठ ना लिखा हो, ठीक है, आपने ऐसी बातें लिखी हो जिनसे बात कर सको। अगर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में कहानियां लिखी हुई हैं जिनमें रियलिटी नहीं है, तो आपसे क्या बात करेंगे? मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट स्टार्ट की थी कि मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता था, मैं केई में आया और केई में क्या मसाइल थे, केई में मैं आके मुझे दुख हुआ कि बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में आया हूँ और बहुत बड़ा अस्पताल है, और फिर मैंने जब मरीजों को मरते देखा, मैं अस्पताल के हाल देखा, टूटे फर्श देखे, लोगों को बगैर स्ट्रेचर के और बगैर व्हील चेयर के चाहते देखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और ये लिटरली फैक्ट है, ओपीडी में पंखे नहीं थे, मुझे इतना दुख हुआ कि यार ये क्या हालात है, किस तरह गुजरना पड़ता है ओपीडी में लोगों के दरमियान में से। इधर देखो हमारे मुल्क का क्या हाल है और इधर देखो, आपका दिल दुखता है कि जब आप इस तरह सोचते हो कि क्या होता है। यही बातें मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में लिखी और मैंने कहा यार नहीं, अपनी तौर पर जितना इंसान कर सकता है, इन्नमल अमालु बिन्निय्याति, अमालत का दारोमदार नियत पर है। आप अपनी नेक नियति से काम करो, उसमें अल्लाह ताला इतनी बरकत डालता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो मैंने नेक नीति की कोशिश की कि यार पैसे इकट्ठे करते हैं, इतने पैसे इकट्ठे किए, इधर उधर से लोगों ने पैसे दिए, पंखे लगवा दिए, डिस्पेंसरी हो गई, छोटे मोटे काम शुरू हो गए। यही मेरी सीवी में भी लिखा। उसके बाद मैं इधर आया, मैंने देखा यार ये फॉरेन ग्रेड्स के साथ होता क्या है, इतना हम लोगों को कम गाइडेंस है, बच्चों को इलेक्टिव्स का नहीं पता होता, रिसर्च का नहीं पता होता, वीज़ा में बोंगियाँ मार के आ जाते हैं, वीज़ा लेने जाते हैं और कहते हैं जी अगले हम पूरी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा लेने जा रहे हैं, और जाके नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे जाके कहते हैं अगले 25 साल तक तो अमेरिका जाना है, उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है। हालांकि वो इसलिए क्योंकि उन्हें किसी ने कई में बैठ के किसी सीनियर ने, किसी क्लास वाले ने कहा होता है कि उन्हें जाके कहना है कि मैं तो पूरा गोरा हूँ, गोरों की एक्सेंट में बोलना, गलत गाइडेंस। तो मैंने कहा यार कि गाइडेंस की वजह से हम लोग स्मार्ट होने के बावजूद हम कितना पीछे रह जाते हैं। तो फिर मैंने वेबसाइट बनाई और इस तरह फॉरेन ग्रेड्स की हेल्प करना शुरू किया।
फिर मैंने कहा कि यार मैंने ज़िंदगी में कभी वो ट्रू रिसर्च नहीं एक्सपीरियंस की, तो मैं स्टैनफोर्ड में आया हूँ और मैंने फिर रिसर्च करनी शुरू की है। इसके अलावा मैंने ये भी देखा था, खालिद मसूद गोंदल ने आप लोगों को क्वैकरी का वो दिखाया था कभी लेक्चर, हाँ मैंने वो भी लिखा कि यार वही जो मैं लिख रहा था पेशेंट्स का, कि भाई मैंने देखा कि खालिद मसूद गोंदल साहब ने इतना क्वैकरी पे काम किया माशाल्लाह, और मतलब इतनी चीज़ें वो, तो मुझसे हर एक जुमले के ऊपर ना उन्होंने एक दो किस्म के क्वेश्चंस किए थे कि यार ये क्वैकरी क्या होती है, वो गोंदल साहब ने आपको क्वैकरी के बारे में क्या बताया था, ठीक है, मुझसे वेबसाइट के बारे में पूछा कि वो आपने बनानी कैसे सीखी थी, आपको कैसे आती हैं, आपका SPWS के बहुत पूछा कि अच्छा आपने क्या क्या काम किए थे पेशेंट वेलफेयर के और वो कैसे किए थे, एक एक डिटेल पूछी। बात यह है कि ये सब बातें उन्होंने क्यों पूछी, वो इसीलिए पूछी क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट में पढ़ी थी। पर्सनल स्टेटमेंट शुड बी पर्सनल, उससे अगले बंदे को आपकी एक झलक नज़र आनी चाहिए, आपकी लाइफ के जो रियल फैक्ट्स हैं उनका पता लगना चाहिए। अगर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ के भी आए बाएं शायरी हुई है और उसको पढ़ के बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि जिस बंदे से मैं मिलने वाला हूँ ये कौन है, ये कहाँ से है, तो वो पर्सनल स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट जा सकती, फेवर में कभी नहीं होती, चाहे जितनी मर्जी इंग्लिश और जितने मर्जी अच्छे डायलॉग लिखे उसमें। ठीक है जी, और कुछ? That's for it. हम काफी हो गए यहाँ अभी तक तो फिलहाल। पर भाई ये पर्सनल स्टेटमेंट आइडियली कितनी लॉन्ग होनी चाहिए यार? ये अस्सलाम वालेकुम फुरकान मियां, फुरकान आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम, इंट्रोडक्शन करो यार, सबसे लेट आने वाले हमारे पार्टिसिपेंट है माशाल्लाह, सारे इनको सलाम करो। पहले इज़ा लीड कर रही थी लेकिन अब माशाल्लाह फुरकान सबको सलाम करो और इंट्रोडक्शन दो। सॉरी एक सेकंड उमर भाई, वो यहाँ अल्बामा में थोड़ा लेट हो गया, टाइम 1:30 बज गया। वो सो जाओ यार आप लोग सारे, ठीक है आप लोग सारे सो जाओ। हाँ, हम चाह रहे हैं कि अपार्टमेंट में 2 बजे से पहले पहुंच जाएंगे, यहाँ थोड़ा इलाका। आप लोग कहाँ पे हो? अच्छा किसी और के अपार्टमेंट में? चलो भागो जल्दी से, ठीक है। आप YouTube पे इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। नहीं कोई मसला नहीं, शुक्रिया संभाल के रखो, बाद में करना, अभी घर पहुंचो, ठीक है, अभी घर पहुंचो सारे, और YouTube पे इसकी रिकॉर्डिंग में आप सबको भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज। चलो आप लोग सारे जाओ, अल्लाह हाफिज एवरीवन। थैंक यू सो मच भाई, अल्लाह हाफिज। आपको मैं निकाल दूं इधर से फाद आप लोगों को? चलो वो चले गए, अच्छी बात है। हाँ जी, तो फुरकान सबको सलाम दुआ करो जल्दी से। लाइव हमारे व्यूअर्स भी हैं इस वक्त 6 लोग हैं वैसे इस वक्त जो देख रहे हैं, हो सकता है ज्यादा हो, मुझे इस वक्त 6 दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक फुरकान भाई की आवाज नहीं आ रही है। ओए हाय फुरकान मियां, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आपको हमारी आवाज आ रही है, अपना माइक पहले चेक करो सेटिंग्स में जाके टॉप राइट में, ठीक है। इस आप बात कंटिन्यू करो उतनी देर तक जब तक नहीं, मेरे ख्याल से रिजवान भाई क्वेश्चन कर रहे थे अबाउट द पर्सनल स्टेटमेंट। हां सॉरी यार, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बोलो। हाँ, उमर भी पूछना था कि आइडियली पर्सनल स्टेटमेंट कितनी लॉन्ग होनी चाहिए और इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न होता है जिसको फॉलो करना चाहिए, जिस तरह भी आपको पर्सनली फील हो रहा है, कंफर्टेबली आप लिखना चाहते हैं। यार देखो, आइडियली तो आप जितने कंफर्टेबल हो उतना करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल है, मेरे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल था, मैंने जब अपनी शुरू की थी तो वो 6 सफ़ों की थी, 6 से 8 सफ़ों की, ठीक है, उसमें बहुत कुछ था। फिर मैंने इसको कम किया, आहिस्ता कम करके मैं ले आया, लेकिन मैंने 2 सफ़े की रखी थी, जबकि बड़ी स्ट्रांगली लोग एडवाइस करते हैं कि 1 सफ़े से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये लेकिन ये सारे टैबूज हैं, आपकी कंटेंट इज़ द किंग। अगर आपके पास कंटेंट है ना, तो अगर वो अच्छा कंटेंट है तो वो 2 सफ़े भी ठीक हैं, लेकिन अगर आपके ये आप नहीं डिफाइन करोगे कि कंटेंट कौन, ये आपके लोग जो आपको तो अपना कंटेंट अच्छा लगेगा, रैंडम लोगों को पढ़ाओ और बोलो कि क्या है। अगर वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ के बहुत इंप्रेस हो रहा है तो ठीक है, अगर वो कहेगा यार ये बहुत लंबी है, मैं बोर हो रहा हूँ इसे पढ़ के, तो बोरिंग है, उसको काटो, ठीक है। और उमर भाई और बात, पर्सनल स्टेटमेंट को क्या मेडिकली ओरिएंटेड रखना चाहिए या फिर एज सच आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल क्या कहते हैं, बाकी नॉन मेडिकल इज योर पर्सनल स्टेटमेंट, इट्स नॉट अ मेडिकल स्टेटमेंट। मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे किसी ने बड़ी अच्छी जो है ना, ओके, पर्सनल स्टेटमेंट पे किसी ने भेजी थी, उसने हाँ, अब सुनो जरा यार, अगर आप लोग लिख सकते हो ना तो आप लोग सारे ये लिख लो, और YouTube पे भी जो लोग हैं ये लिख के रखने कोशिश करो कि इनमें से कभी कोई पर्सनल स्टेटमेंट पे एक आर्टिकल लिख सके। मेरी वेबसाइट पे है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होगा तो ये आर्टिकल लिखे जिसमें ये पॉइंट्स लिखे कि पर्सनल स्टेटमेंट में पहला पैराग्राफ होना चाहिए जो है ना, व्हाट लेड यू टू मेडिसिन, ठीक है। इट कुड बी अ वन बिग आइडिया और वन पर्सन हु इंस्पायर्ड यू, ठीक है। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते थे, क्या था, कोई दिमाग में खास कीड़ा आया था, या जो है आपको किसी ऐसे बंदे से मिले कि आपने कहा यार इस बंदे जैसा मुझे, ठीक है। दूसरा
कि आपने उसको अचीव करने के लिए क्या किया, ठीक है। और आपको सॉरी ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मतलब सिर्फ नहीं अभी सेकंड है। फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा डिटेल में लिखोगे ना कि अपना फैमिली का भी बता दोगे, मैं इस तरह बड़ा हुआ ये वो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन कोर पॉइंट उसका सेकंड पैराग्राफ का मेन कोर पॉइंट होना चाहिए कि यार आपने किया क्या उसके लिए फिर, और किस तरह डॉक्टर बने हैं और क्या हुआ, और आपको फिर क्या सेटिस्फेक्शन अचीव हुई उस सब के लिए, ठीक है। उसके बाद कि आप यूएस क्यों आना चाहते हो, ठीक है। और यूएस में अगर आप आए हो इलेक्ट्रिक्स की रिसर्च किया तो क्या किया, और उसको बड़ा वेल डिफाइंड होना चाहिए कि आपने सोचा था कि आपने यूएस में आके रिसर्च में नाम कमाना है और रेडियोलॉजी को, मेडिसिन को, फैमिली प्रैक्टिस को, पैथोलॉजी को एज अ स्पेशलिटी इंप्रूव करना है, तो इसलिए आप रिसर्च करना चाहिए। एक वेल डिफाइंड थीम होना चाहिए जिसके गिर्द आपका जो है ना ये थर्ड पैराग्राफ रिवॉल्व करे। अच्छा उमर भाई सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने एक बात पूछनी थी कि अगर फॉर एग्जांपल आप जैसे इज़ा बात करी थी और फैमिली मेडिसिन के अंदर अप्लाई कर रही हैं, ठीक है, तो अगर फैमिली मेडिसिन के अंदर कोई अप्लाई कर रहा है और साथ इंटरनल मेडिसिन के अंदर भी अप्लाई कर रहा है, तो दोनों के लिए सेपरेट ऑलवेज सेपरेट, ठीक है। अच्छा दूसरा तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ के आप वेयर डू यू वांट टू बी और वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years, ठीक है। और आखिरी पैराग्राफ हाउ योर रेजिडेंसी प्रोग्राम, हर एक के पास जाना है ना, हाउ योर रेजिडेंसी प्रोग्राम वुड हेल्प यू अचीव दैट गोल, ठीक है। कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ठीक है, लॉन्ग टर्म आपका क्या गोल है, और वो लॉन्ग टर्म। फुरकान मियां अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ मेरा ख्याल है मैं बहुत ज़्यादा आ रही। सर होल्ड पे रहें, ये मेरे इसका जवाब खत्म करने थे, उसके बाद हम वापस आते हैं यहाँ पे। अच्छा यार देखो बात ये है कि आपको उसने कितना हेल्प किया, उस एक मतलब आपको रेजिडेंसी कितना हेल्प करेगी। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ 10 साल बाद, तो ऑब्वियसली एक इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी में जाओ करोगे तो कार्डियोलॉजिस्ट बनोगे ना, बगैर इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी। तो ये आपका आखिरी पैराग्राफ होना चाहिए कि आई एम लुकिंग फॉर अ रेजिडेंसी प्रोग्राम दैट कैन टीच मी गुड क्लिनिकल स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अ गुड क्लिनिशियन सो दैट आई कैन डू a reasonably good cardiology fellowship and would be a good cardiologist in the future life। अगर आप कहते हो जी कि मैं पाकिस्तान जाके ईदी के अस्पताल में जाके एक ईदी अस्पताल बनाना चाहता हूँ, या मैं अगर शौकत खानम में जाके ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी कि आई एम लुकिंग फॉर टू हैव एक्वायर सम वर्ल्ड क्लास क्लिनिकल स्किल्स दैट आई कैन यूज एंड एंड टीच इन माय होम कंट्री। और तो वो बड़ा वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब बताओ कि मेरा क्या एम है, where do I see myself after 10 years, और अपना रेजिडेंसी में मुझे क्या लगता है आपको जी from 10 years from now I see myself on top of the mountains making good movies and I'm a filmmaker, और I don't know I'm riding on an airplane और इस तरह की कहानी। तो कहेंगे भाई रेजिडेंसी प्रोग्राम से क्या फायदा होगा, आप कहोगे मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं करूँगा ना। तो वो एक बहुत नहीं मतलब लोगों ने किया ऐसे जवाब भी दिए हुए हैं मैं जानता हूँ और वो गलत ब्लंडर्स होते हैं, फिर उन लोगों को इसलिए रेजिडेंसी नहीं मिलती। ऐसा नहीं करना, ऐसे कभी नहीं करना। वेल डिफाइंड रोल होना चाहिए आपका कि भाई मेरा वेल डिफाइंड गोल है 10 साल बाद मैं ये करना चाहता हूँ, और वो आपकी रेजिडेंसी प्रोग्राम मुझे इसमें कैसे हेल्प करेगी, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है जी, और पूछो रिजवान क्या पूछना है। हाँ उमर भाई आपने अभी क्या कहते हैं थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया था कि आपसे मैंने ये पूछा था कि पर्सनल स्टेटमेंट, आपने जो पर्सनल स्टेटमेंट का एक पूरा पैटर्न बताया, दिस इज टोटली ओरिएंटेड टुवर्ड द मेडिसिन, तो इसके अंदर आप अपनी बाकी लाइफ को किस तरह एडजस्ट करोगे? यार आप बाकी लाइफ पे आपने एडजस्ट किया ना, मतलब सारी चीजों को, मतलब आप मेरी क्या थी, अच्छा सुनो मेरी सुनो तो आप मतलब अपने मेडिकल क्या कहते हैं मेडिकली ओरिएंटेड रखें सिर्फ। पर्सनल स्टेटमेंट ऑब्वियसली आपके रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए यार ये शुड बी पर्सनल, बट उसमें आप ऐसी बातें तो नहीं बताओगे कि अच्छा चलो यार मेरी शादी कैसे हुई और मेरे अम्मी अब्बू कैसे मिले और मेरे भाइयों के साथ मेरे कैसे ताल्लुक आते हैं, आप इस तरह की तो बातें नहीं लिखोगे ना। तो मेरी पर्सनल स्टेटमेंट में क्या था, व्हाट लेड यू टू मेडिसिन, मुझे क्या लेड किया था यार ऑनेस्टली मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ, सच बोलना, ठीक है। मैं बड़ी कहानियां लोग कराते हैं व्हाट लेड यू टू मेडिसिन, तो मैंने उसमें लिखा था जी कि मेरे चाचा और मामू थे डॉक्टर, उन्होंने देख के बड़ा लगता था, सारी फैमिली में माशाल्लाह उनकी इज्जत थी, तो मैं कहता था यार अम्मी अब्बू ने कहा बेटा देखो मैंने दी बड़ी इज्जत है, तेरी भी इज्जत होनी चाहिए, यही बनना है, मैं भी बन गया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इट वाज़न्ट टिल आई जॉइंड केई कि मैंने देखा कि यार कितने ज्यादा बुरे हालात हैं पेशेंट्स के, ठीक है। वहां से फिर मैंने देखा कि मैं सारी जिंदगी यार अब्बू आर्मी में थे, बड़ा प्रिविलेज प्रोग्राम हम लोगों का ये था कि एमएच जाना है, सीएमएच जाना है, साफ सुथरे अस्पताल देखे थे, कभी हमने देखा ही नहीं कि मरीजों को लाइनों में इस तरह खड़े होके और इतना वेट करना पड़ता था। बड़ा हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शौक था जब पहली वार्ड्स में जाना शुरू किया कि ये बेचारे भी इंसान है,
ठीक है। तो वो मेरा पहला पैराग्राफ था कि व्हाट लेड मी टू मेडिसिन, और उसके बाद फिर मेरा दूसरा ये था कि मैंने जो जो काम किए थे पेशेंट्स के लिए उनके बारे में, और उससे मुझे क्या सेटिस्फेक्शन मिली थी। ठीक है, कि आई ट्राई टू हेल्प द पुअर पेशेंट्स इन व्हाटएवर मींस आई कुड एज अ मेडिकल स्टूडेंट एंड अचीव्ड इमेंस सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दैट। और जो भी था मतलब इसी तरह की बातें थी। उसके बाद क्या था, उसके बाद ये था कि अब मैंने यूएस में क्या किया, मैंने 7 महीने के लेक्चर्स किए और मैंने वेबसाइट बनाई गाइड करने के लिए, मैंने 2 साल रिसर्च की। ठीक है, उसके बाद मैं 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखता हूँ वो मैं बता नहीं सकता। 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, 10 साल बाद मैं देखता हूँ कि मैं पाकिस्तान में एक रेडियोलॉजी सेंटर खोल के बैठा हूँ और स्टूडेंट्स को इसी तरह जैसे हम अभी कर रहे हैं गूगल हैंगआउट पे, इस तरह पाकिस्तान में लोग जो CT/MRI नहीं पढ़नी आती लोगों को, क्योंकि इस वक्त में कोई CT/MRI मशीन नहीं होती हुई, मैं उनको CT/MRI पढ़ना सिखा रहा हूँ। और पाकिस्तान के हर शहर में, हर विलेज में एक बंदा बैठा हुआ है जिसे इमेजिंग पढ़नी आती है। I see myself there 10 years from now। कोई पता नहीं होता है नहीं होता, वो अल्लाह की ज़ात को पता है, लेकिन that's my very honest and very true personal statement जो मेरी है। ठीक है, अगर कोई और उसको यूज करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि जब उन्होंने सवाल करने फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के, वेब डिजाइनिंग के, उसने फ्लैट हो जाना। ठीक है, तो वो नहीं करना। पर्सनल स्टेटमेंट शुड बी पर्सनल। तो आखिरी पैराग्राफ मैंने ये बताया था कि भाई मैं रेजिडेंसी प्रोग्राम देख रहा हूँ जहाँ से मुझे अच्छे क्लिनिकल स्किल्स मिले कि कल को मैं लोगों को टीच कर सकूँ, अच्छे रिसर्च स्किल्स मिले कि मैं एकेडमिकली स्पेशलिटी में कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ, मसला ये है कि देखो आप माशाल्लाह सारे लोग जो इस वक्त मेरे सामने हैं और वो सारे लोग जो इस वक्त यूट्यूब पे हमें लाइव देख रहे हैं और इसके बाद जो हमारी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, हर बंदा ज़हीन है जो यहाँ तक पहुँचा और इस चीज़ को कंसिडर कर रहा है, वो हर बंदा ज़हीन है। मसला ये है कि लैक ऑफ गाइडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैनफोर्ड में मैं हूँ, UCSF में हूँ, यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के लिए इनके घंटे के 3-3 4-4 सेशंस होते हैं और उन्हें गाइड किया जाता है, ऐसे लिखो। हमें मिस गाइड किया जाता है, बेटा वो सीनियर है उसको रेजिडेंसी मिल गई थी, उसकी पर्सनल स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर लो। स्ट्रक्चर बड़ा आपने एट द एंड ऑफ द डे एक टाइम आएगा जब आपको US स्टूडेंट से कम्पीट करना पड़ेगा। ठीक है, और तब आपको उनके कॉम्पिटिशन में पहुंचने के लिए उन्हीं के लेवल के आपको काम करना है, और उनका लेवल जिस तरह की यहाँ के स्टूडेंट्स की पर्सनल स्टेटमेंट होती है आपको उसी तरह स्ट्रक्चर करना है। वही बातें जो यहाँ के, मैं वो बता रहा हूँ जो यहाँ के सेशंस जो गाइड करते हैं ना, वो कि किस तरह लिखते हैं पर्सनल स्टेटमेंट रेजिडेंसी के लिए, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। कभी के पैसे दे के ना लिखवाओ, कभी किसी से ना लिखवाओ, और कभी कॉपी पेस्ट ना करो, खुद लिखो। ग्रामर की गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, इन चीज़ों का खास ख्याल रखो। लेकिन खुद लिखो, खुद लिखोगे, सादी इंग्लिश में लिखोगे, बेहतर है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? उमर भाई मेरे पास एक क्वेश्चन है। सॉरी नहीं, फुरकान तेरे पनिशमेंट मिली हुई है, तो वो अभी जैसे वो बाहर नहीं खड़े होते क्लास के बाहर कि ये बंदा लेट आया, बेटा स्कूल लेट आया, वो असेंबली खत्म हो गई, अब लेट पहुंचे, टाइम है तुम्हारा स्कूल आने का। हाँ जी इज़ा बोलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि मतलब जैसे कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता ये मैच रेट जैसे पता नहीं 2015 तक क्या बनेगा, लेकिन IMG फ्रेंडली एरियाज को ही टारगेट करना चाहिए या वेस्ट कोस्ट पे भी जाना चाहिए, क्या सीन है? और करना चाहिए, कर लो, मैंने भी किया था, करना चाहिए, मिल जाए ना मिले ना, हर साल मिलते हैं, है जस्तजू के खूब से खूब तरह कहाँ ट्राई बेस्ट ही करो। करते हैं कि एज मच प्रोग्राम्स हम कर सकें उसमें करें। पैसे भी डिपेंड करता है ना, जिस बेचारे के हालात टाइट हैं वो तो IMG फ्रेंडली पे रहेगा। अगर पैसे हैं, बाहर बीमर रखी हुई आपके वालिदैन ने और एक मर्सिडीज बाहर खड़ी है, अपना घर है, तो क्या यार इतने पैसे मिले हुए, एक गाड़ी बेच के अप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो बेहतर है। अगर आपको बुराई के, अगर आपको जो UCLA और UCSF में रेजिडेंसी मिल जाती है लेकिन आपको $4-5 हज़ार ज्यादा लगाना पड़ गया, तो गाड़ी बेच के आपने लगा दिया, कोई मसला नहीं। ठीक है, वो तो हर एक के फाइनेंशियल हालात पे डिपेंड करते हैं। जिसके पास हैं वो ज्यादा अप्लाई करे, जिसके पास रिसोर्सेज कम है वो जरा तरीके से अप्लाई करे। उसके लिए पैसा बचाना ज्यादा जरूरी है, जल्द से जल्द कमाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जनरली वेस्ट कोस्ट अभी भी आजकल भी इस दफा भी नॉन IMG फ्रेंडली है अभी भी? नहीं, मैच हुए हैं लोग कैलिफोर्निया में, हमारे कई के नहीं इतने हुए, कई के 2 लोग हुए, एक अननेम्ड है और एक मेरे क्लास फेलो है, वो मैच हुई है। होते हैं स्पेशलिटीज कौन सी? जनरल ये फैमिली पैथोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन और मैच होते हैं। अच्छा, अच्छी स्पेशलिटीज में भी होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग ज्यादातर लोग अप्लाई नहीं करते। मेरा ख्याल है कि वेस्ट कोस्ट भी IMG फ्रेंडली ऑब्वियसली उतना तो नहीं है, लेकिन मैं इधर बहुत से फॉरेन ग्रेड्स को मिलता हूँ, मैं कैलिफोर्निया में रह रहा हूँ, मिलता हूँ, तो उन्हें मिली हुई है ना, मिलती है, ऐसा नहीं है नहीं मिलती।
ट्राई करो कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत से केमिकोलियंस पहली दफा गए हैं। अभी मुझे रिसेंटली पता लगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे पिछले 10 साल में उन्होंने अपने रेजिडेंसी प्रोग्राम में किसी फॉरेनर को नहीं रखा। ठीक है, उधर भी मैं जा रहा हूँ। अब लोग ऐसे जो हैं, ऐसे भी लोग हैं। एक सेकंड होल्ड करना प्लीज। सॉरी यार, सारे व्यूअर्स 1 मिनट होल्ड करो। हाँ जी, तो मतलब ऐसा भी होता है, आप लोग पहली दफ़ा माशाल्लाह आप सारे ज़हीन बच्चे, अच्छी बात ये है कि आप लोग बड़े जल्दी स्टेज पे सारे आ गए और आप ना जल्दी स्टेज पे प्लान करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इलेक्टिव्स करो अपनी स्पेशलिटी में करो, उसी में डिटरमेंट रहो, रिसर्च करो उसी में करो, सारा काम उसी में करो, लेटर्स बनाओ, कॉन्टैक्ट्स बनाओ उसी में बनाओ, उसमें फिर बहुत आगे जाओगे इंशाल्लाह ताला। तो कंपेटिटिव और ना कंपेटिटिव होना ये सब रिलेटिव बातें हैं। जिस बेचारे के पास रिसोर्सेज नहीं है, पाकिस्तान में बैठ के उसने यूएस में कर रही हैं और उसके बाद उसने कोई यूएस का एक्सपीरियंस नहीं लिया, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में रेजिडेंसी मिले, जितना ये इंपॉर्टेंट है कि उसे रेजिडेंसी मिले, राइट। एज कम्पेयर टू जिसके अम्मा अब्बा के पास बड़ा पैसा था, वो इधर अपने 2 घर बना के बैठे हुए हैं, उनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, उनके लिए ये बड़ी शो है कि वो लोगों को जाके बता सकें साड़ी धी जड़ी है ना स्टैनफोर्ड से काम कर दी। तो जहाँ जो भी है, लेकिन ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स का बहुत फायदा होता है। जितने बड़े प्रोग्राम्स होते हैं और नॉन आईएमजी फ्रेंडली हैं उतने रिप्यूटेबल होते हैं अमूमन। ठीक है, फायदा होता है तो करना चाहिए। हाँ, लेकिन साइड बाय साइड एक ये फैक्टर भी कहा जाता है कि द पॉइंट शुड बी गेट इनटू द सिस्टम। यस, राइट, बिल्कुल। तो आप ये सजेस्ट करते हैं कि हमें रेजिडेंसी ले लेनी चाहिए चाहे वो कम्युनिटी प्रोग्राम ही क्यों ना हो। आप रेजिडेंसी लेने या ना लेने वाले आप होते कौन हो? आप तो रैंक लिस्ट जमा कराते हो। ऑब्वियसली जो बड़ी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होंगे ना, हाई रैंक करोगे, दे दे नहीं दे तो नीचे आ जाओगे। ऐसे तो नहीं होगा कि आपको कि अच्छा यार मुझे ना एक बड़े से छोटे से किसी सब एरिया में रेजिडेंसी मिल गई, मैंने नहीं जाना भाई, मैंने तो बड़ी यूनिवर्सिटी में करना है, मैंने नहीं जाना। नहीं, ये नहीं होता। आप तो रैंक ही उस तरह करोगे। ठीक है, ट्राई करते हो, आप सारी जगहों पे इंटरव्यू देते हो, जहां मिल जाए कोई पता नहीं। आप अपने पहली जगह पे ऑब्वियस देखो, एक मैच होना एक बहुत बड़ी चीज है। ये इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना करो कि मैच होना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने आप को देखो कि कितने लोग हैं बेचारे अनफॉर्चुनेट जो हर साल अनमैच्ड आते हैं। तो ये नाशुक्री नहीं करनी चाहिए कि आपको किसी कम्युनिटी प्रोग्राम में रेजिडेंसी मिली और आपको कि नहीं मुझे यूनिवर्सिटी में मिलनी चाहिए थी। बहुत बड़ी बात है कि आपको मिल गई, क्योंकि हर साल इतने ज्यादा अमेरिकन ग्रेड्स होते हैं जो अनमैच्ड जाते हैं। ठीक है, तो आप उन सबसे बेहतर हो और आपको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, उसके लिए नाशुक्री नहीं करनी चाहिए कि नहीं अब मैं नहीं पकड़ूंगी, मैंने अगले साल जाना है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में, मैंने अप्लाई नहीं करना। जो मिले अल्लाह का शुक्र करके अप्लाई कर दो। और कोई क्वेश्चन? नहीं बस। हाँ जी फुरकान मियां हजरत। अच्छा, लेट आने वाला स्टूडेंट ये पूछना चाहता है, लेट आने वाले स्टूडेंट से पहले मैंने ये पूछना है कि सर जी 9:30 बजे आना सी। सर मैं आया था। आपको पता है इस वक्त क्या टाइम हुआ है मेरे पास? मेरे पास इधर 11:39 हुए AM और मेरे पास 11:39 PM हुआ और मैंने खाना भी कुछ नहीं खाया। और आपकी भाभी मुझे घूर रही हैं कि खाना भी नहीं खाया हुआ और वो खुद खा रही हैं। हाँ वो ठीक है, आप जस्ट टू लेट यू नो कि हम लाइव हैं, ठीक है, इसलिए जरा अच्छा बोलो। अच्छा, मैं सबके सामने कोई मशवरा नहीं दे रहा। मेरा सवाल ये उमर भाई कि आपने कहा कि 2 प्रोग्राम्स के लिए आप अलग-अलग पर्सनल स्टेटमेंट बनाए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन इटसेल्फ 2 प्रोग्राम्स में 2 स्पेशलिटी में अप्लाई करना वो अच्छा समझा जाता है या एक नेगेटिव फैक्टर है? मतलब आप रेडियोलॉजी में अप्लाई कर रहे हो, आप इंटरनल मेडिसिन में अप्लाई कर रहे हो। अगर पता लग जाए ना, एक जगह में 2 जगहों पे अप्लाई ना करो। और अगर दोनों जगहों से इंटरव्यू आ गई तो इंटरव्यू एक ही जगह पे करो। नहीं मैंने बात में खा लूंगा, ये रख लो भी। इंटरव्यू एक ही जगह पे देना है, दोनों स्पेशलिटीज में इंटरव्यू नहीं देना कभी भी। मतलब एक हॉस्पिटल में या एक यूनिवर्सिटी में आपको अगर कॉल आती है तो एक जगह पे इंटरव्यू, 2 जगह पे मत दो। उसका मतलब है कि तुम ऑटोमेटिकली रेजिडेंसी नहीं मिलेगी। और अगर उन्हें पता लग जाए कि तुमने 2 स्पेशलिटीज में अप्लाई कर दिया तो वो तुम्हें वैसे ही नहीं देंगे। ठीक है, और ज्यादातर फैमिली प्रैक्टिस और इंटरनल मेडिसिन के रेजिडेंसी कोऑर्डिनेटर एक ही होता है, तो उधर नहीं करना। आप रिस्क ले सकते हो कि चलो साइकेट्री और इस तरह ये वो, एज लॉन्ग एज उन्हें पता ना लगे ना कि इस बंदे ने दूसरी स्पेशलिटी में भी अप्लाई किया तो दैट्स फाइन। लेकिन जब उन्हें पता लगता है, ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन छोड़ता है कि द पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट, ही और शी डजंट नो कि वेयर शी वांट्स टू गो, व्हिच स्पेशलिटी शी वांट्स टू गो। इतना बेसिक नहीं पता तो ये तो बड़ा कंफ्यूज्ड आदमी है। तो अगर ये पता लग जाए तो प्रॉब्लम होता है। इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप 2 स्पेशलिटीज में अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपको इंटरव्यू कॉल दोनों में आ गई तो एक में देने जाओ बस। दैट बीइंग सेड,
अगर कोई रेडियोलॉजी में अप्लाई कर रहा है या डर्मेटोलॉजी में या जिन स्पेशलिटीज़ में एक पहला साल चाहिए होता है प्रीलिम का, इंटर्नशिप का, तो ऑब्वियसली आपको 2 ही इंटरव्यू देने हैं। अब मैंने अगर रेडियोलॉजी करनी है तो मुझे एक इंटर्नशिप का इंटरव्यू देना है, प्रीलिम मेडिसिन या प्रीलिम सर्जरी, और एक 4 साल की रेडियोलॉजी का, तो मैं तो 2 स्पॉट्स के लिए ही इंटरव्यू दूंगा एक ही प्रोग्राम में। लेकिन अगर मैं उधर मेडिसिन का भी इंटरव्यू दे रहा हूँ तो वो दैट इज अ ब्लंडर। ठीक है, बस मैं ये क्लियर करूँ। और क्वेश्चन? आप काफी थके हुए लग रहे हैं मुझे। कोई बात नहीं यार, दोस्त 2 घंटे हो गए, बच्चों को कहा था टाइम पे आना, सारे 2 क्या मैं बताऊं, लोग बातें बड़े लेट हैं, उसके बाद फिर भी क्या कह सकता हूँ, थकना ही है। मेरे पास 12 बज गए, लेकिन दैट्स फाइन। बोलो। आप नाम ले सकते हैं, अब लोग क्यों कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस चीज की हमारे पास क्या गारंटी कि उनको पता नहीं चलेगा। आई मीन कि हमारे पास नहीं, ज्यादातर लोगों को पता लग जाता है। मतलब ज्यादा मैंने बताया ना, IM और फैमिली मेडिसिन वालों को पता लग जाता है, ठीक है, और IM और फैमिली मेडिसिन वालों को पता लग जाता है। लेकिन जो है ना, अगर सर्जरी है और ENT है, उन आई डोंट नो, रेडियोलॉजी और मेडिसिन है, तो शायद उन्हें ना पता लगे। लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं पता लगने के, इसलिए आइडियली बेहतर होता है कि आपकी बड़ी वेल डिफाइंड स्पेशलिटी हो। मतलब अगर मिसाल के तौर पे सपोज कि तुम अप्लाई करना चाहते हो जी कि मैंने न्यूरो सर्जरी या रेडियोलॉजी में अप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स हैं ही, होते ही यूनिवर्सिटी। जो बड़ी सब स्पेशलिटीज़ होती है ना, वो कम्युनिटी हॉस्पिटल में नहीं होती। कम्युनिटी हॉस्पिटल में सिर्फ प्राइमरी केयर होती है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं ना, जहाँ पे अवेलेबल हैं ये स्पेशलिटीज ट्रेनिंग के लिए, उधर तो अप्लाई कर दो। जो बैकअप के लिए आपने अप्लाई करनी है, मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, वो ऐसी जगहों पे अप्लाई करो जो कम्युनिटी प्रोग्राम्स है, जहाँ पे वो स्पेशलिटी नहीं है। राइट, सेफ तरीका तो वही हुआ ना। ठीक है, और पूछें? बस आपके लिए यही है। अच्छा इज़ा, आपके पास और सवाल पड़े हैं? नहीं, बस यानी आप ही कहना चाह रहे हैं एक ही हॉस्पिटल में 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब चलो मैं बेहतर है नहीं करो, अगर कर दो तो जरा स्मार्टली करना है, इंटरव्यू देने दोनों में ना जाना। अच्छा सुनो, अब मैं हमारी एक लाइव व्यूअर है मरियम इकबाल, मेरा ख्याल है आप में से किसी की शायद क्लास फेलो हो या जूनियर हो, वो उनके कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो मैं गूगल हैंगआउट पे जवाब ज्वाइन नहीं कर सकती, तो मैं इसलिए जवाब जल्दी से दे रहा हूँ। टाइमलाइन फॉर 2014 एंड 15 मार्च, आई कैन नॉट फाइंड वन। टाइमलाइन जी मरियम ये होती है कि देखो, आपको मेरे ख्याल है प्रीटी मच स्टैंडर्ड है, आ जाएगी कुछ अर्से तक। वो ये है कि 15 सितंबर तक आपने इरास को लेगी एप्लीकेशन वाला। इरास का टोकन आप पहले लेते हो, और अप्लाई भी आप मतलब प्रोग्राम्स देख सकते हो, सारा लेटर्स अपलोड कर सकते हो, ये सब कुछ मेरा ख्याल है जुलाई में टोकन मिलता है, जून जुलाई के। 15 सितंबर को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये टाइमलाइन होती है। इंटरव्यूज नवंबर दिसंबर में आएंगे, एंड मिड ऑफ फरवरी तक आपके इंटरव्यूज चलेंगे, और थर्ड मंडे ऑफ मार्च को अमूमन आपको पता लगता है कि डिड यू मैच और यू डिडंट मैच। तो टाइमलाइन ये इट्स प्रीटी मच स्टैंडर्ड, 1-2 हफ्ते का ऊपर नीचे हो सकता है पोस्ट ना हुआ कुछ अर्से तक हो जाएगा। इज देयर अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल फॉर कम्युनिटी वर्सेस यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स? व्हाई डू यू नीड दैट? मतलब लिस्ट आप फ्रेडा पे जाओ, फ्रेडा पे मिल जाएगा आपको। फ्रेडा को तरीके से यूज करो, FRITA, मुझे गूगल में चेक करने दो। फ्रेडा जस्ट सर्च करो कि FRIEDA, ओके हाँ, गूगल पे सर्च करो FREIDA, ठीक है। और आपको जो है ये वेबसाइट आ जाएगी सामने आपके, और उसमें ये है कि आप पूरी सर्च कर सकते हैं स्पेशलिटी, लोकेशन, और आप हर एक अस्पताल को खोल के देख सकते हैं। उधर लिखा होगा कि यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड प्रोग्राम या कम्युनिटी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ें आप उसमें आराम से देख सकते हैं। अच्छा, और क्या क्वेश्चन है? इस स्टेप 3 कंपल्सरी नाउ बिफोर मैच? इवन स्टेप 2 भी कंपल्सरी नहीं है, बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है। बेहतर मैंने पहले भी इसका आंसर दे दिया, अगर किया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया हो तो मसला नहीं। यार ये फुरकान क्या कर रहा है? बच्चों वाले काम कर रहे हो तुम, इफेक्ट्स चेक कर रहे हो, वो सींग लगा लो। मैंने सींग लगा ली है। इफेक्ट्स में जाओ और हेड उसको ना, जहाँ तुमने साउंड्स है ना, उसको साउंड्स को आगे पीछे कर लो और हेड वे ट्राई कर लो। साउंड्स में तो यार तालियां, चलो शुक्रिया, थैंक्स फॉर द क्लैपिंग। वैसे कैन वी स्टिल अप्लाई विदाउट डूइंग इलेक्टिव्स इन स्टेट्स? मैंने भी थोड़ी देर पहले इसी का जवाब दिया मरीम के बहुत हर साल बहुत से लोग बगैर इलेक्टिव्स के, बगैर रिसर्च के मैच होते हैं। ऑब्वियसली जितना गुड़ पाओगे उतना मिठा है, कि अगर आपके पास हैं और लेटर्स हैं तो उतना फ़ायदा होगा, अच्छी जगहों पे मिलेगा। ब्रांड मुमकिन है
मैंने आपको बताया ओवरऑल एप्लीकेशन मैटर करती है, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट का बहुत फायदा होता है, मतलब बहुत कंसिडर होती है, ओवरऑल एप्लीकेशन कंसिडर होती है। आपको डेफिनेटली विदाउट LORs भी रेजिडेंसी मिल सकती है और विदाउट इलेक्टिव्स भी रेजिडेंसी मिल सकती है। इफ वी आर नॉट इन US एंड कैन नॉट गेट US LOR, कैन पाकिस्तानी कैनेडियन LOR GP इन स्टेट्स कैनेडा वर्क? डेफिनेटली, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास पाकिस्तानी LOR हैं, they work because they fulfill the eligibility criteria of most of the residency programs, but they are not the ideal scenario. No, it's not an ideal situation. So बेहतर ये है कि आप अगर ले सको ले लो, अगर नहीं ले सकती तो उसका मतलब ये LOR का क्या होता है? LOR क्या होता है कि LOR is letter of recommendation. Recommendation बड़ा strong word है। तो अगर आपका लेटर आपको US से आया हुआ और वो रिकमेंड कर रहा है, उसमें रिकमेंडेशन है, तो इट्स अ गुड वन, और वो आपकी CV पे प्लस आया आपके एप्लीकेशन में। लेकिन अगर आपने पाकिस्तानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डाला, इतनी मर्जी वो स्ट्रांगली रिकमेंड कर ले, अगर वो अमेरिकन डिप्लोमेट का नहीं है तो उसकी रिकमेंडेशन एक इतनी स्ट्रांग नहीं होगी और मतलब कंसिडर ही नहीं होगी। और एक्चुअली अगर पॉइंट्स दे रहे हो तो समझो कि पाकिस्तानी नॉन अमेरिकन डिप्लोमेट के 0, चाहे जितने मर्जी हो। अमेरिकन डिप्लोमेट पाकिस्तान में जो काम कर रहा है उसके 10-15 लगा लो, और US कम्युनिटी प्रोग्राम के बंदे के 20 लगा लो, एकेडमिक वाले के 50 लगा लो, यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे बंदे के 100 लगा लो। लेकिन ये सिर्फ तब कि अगर कंटेंट किंग है, मैंने जैसे पहले बताया, अगर उसने बहुत स्ट्रांगली आपको रिकमेंड किया हुआ, ठीक है। अगर आपको रिकमेंड नहीं किया हुआ, अच्छा लेटर नहीं मिला, तो उसका कोई फायदा नहीं। अच्छा चलो, मरियम का क्वेश्चन है, विल कैनेडियन LORs हैव एनी? देखो कनाडा जो है ना, खैर मैं कुछ कहूँगा तो कनाडा जो है ना, कनाडा जो है, जो कनाडा है ना और इसका US का बड़ा अच्छा आपस में रिलेशनशिप है। मेरे ख्याल से अगर US के बाद कोई कंट्री है जिसके लेटर्स को थोड़ी सी भी वेटेज मिल सकती है ना, वो शायद कनाडा है। अगर जिस तरह मैंने अभी पॉइंट सिस्टम बताया है, कि मैं एक वेग सा पॉइंट सिस्टम बताया है, बड़ी आर्बिट्रेरी से इसकी डेफिनेशंस हैं, काफ़ी वेरिएबल होगा। लेकिन अगर मैंने बताया कि 100 यूनिवर्सिटी बड़ा स्ट्रॉन्ग, कोई बड़ा चीफ है यूनिवर्सिटी का, उसके हैं और 50 पॉइंट्स दे रहे हैं आप एकेडमिक प्रोग्राम के लेटर के, और 20 कम्युनिटी प्रोग्राम के, तो मेरा ख्याल है शायद 20-30 ही बनते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का बड़ा अच्छा लेके आया हुआ लेटर, या यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा का, तो उसके शायद 30 पॉइंट्स होंगे, कम्युनिटी प्रोग्राम से शायद ऊपर हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर इन कैनेडियंस काफ़ी इधर आते हैं। 20% यहाँ पे हमारे पास आए होते हैं फेलोशिप्स के लिए। कैनेडियंस बहुत आते हैं यहाँ पे, और उनके आपस में कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, और उनका सिस्टम जो है ना, कम से कम मतलब ये ट्रस्ट करते हैं। UK के और पाकिस्तान के तो ये ट्रस्ट नहीं करते ना बिल्कुल भी, कि चलो यार इनके मेडिकल सिस्टम इतना अच्छा है नहीं। तो I'm sorry, मैं देख रहा था तब से हमारे सामने फुरकान लाइव था तस्वीर पे, मैं बोली जा रहा था और फुरकान बातें कर रहा था और वो लाइव था। एनीहाउ, तो कैनेडियन लेटर्स के बहुत फ़ायदा होता है। कैनेडियन लेटर्स का आपको ऑब्वियसली पाकिस्तान के लेटर और UK के लेटर, इन सब लेटर से ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन US में अगर किसी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में इलेक्टिव कर सकते हो और वो लेटर ले सकते हो, सबसे अच्छा। नहीं ले सकते तो कनाडा के भी लेटर्स का आपको फ़ायदा होगा। ठीक है जी, चले और कोई क्वेश्चन? चलो भाई यहाँ पे, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। अभी कोई और क्वेश्चन नहीं है, अभी मैंने तकरीबन सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। आपको कोई क्वेश्चन इज़ा में छोड़ के भाग गई बगैर खुदाफिज किया, कोई बात नहीं। सबसे पेशेंट आदमी शुरू से अब तक, पहला और आखिरी, हमारा शुजात से भरपूर, क्या कहूँ मैं, जानी इंफॉर्मेशन मिली। थैंक यू उमर भाई, आज आपने इतना टाइम निकाला। नहीं अब मोस्ट वेलकम, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 घंटे लगे मेरे। कोई ऐसी बात नहीं है, हम इंशाल्लाह और भी करेंगे। थोड़ी देर तक मैं इसका YouTube पे लिंक लगाऊंगा, सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। ठीक है फुरकान मियां, बहुत बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा आने के लिए। थैंक यू रिजवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप ना होते तो ये ऑनेस्टली हो नहीं सकना था। आपने सबको मैनेज किए रखा, यू नो, एक दरमियान में रहे। और थैंक यू, मुझे एक्चुअली काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी, ये बहुत सी चीजें मेरी क्लियर हुई हैं आज। इंशाल्लाह हम फिर करेंगे यार, इंशाल्लाह ताला फिर करेंगे, और ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे। अच्छी बात यह है कि बहुत से लोगों ने जो ज्वाइन नहीं कर सके वो हमें देख रहे हैं इस वक्त, तो वो उनका भी फायदा हो गया ना। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन यार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। भाई आप खाना खाएं, आप रात हो गई फॉर योर टाइम, आप खा लें। हाइपोग्लाइसेमिया अच्छी चीज नहीं होती।
यार अभी तो मुझे लगता है मैं खुद ही गिर जाऊंगा यू नो। चलो भाई बहुत बड़ी मेरे से थैंक्स पेशेंटली बर्दाश्त किया। थैंक्स चलो ओके फरकान भाई ओके भाई अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ओके ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। अच्छा जी भाइयों हम ये गूगल हैंग आउट खत्म कर रहे हैं। अच्छा फुरकान अल्लाह हाफिज।